हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए। तो जेईई में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ी होगी, प्रैक्टिस आपकी लगातार हुई होगी और यही हमें चाहिए बेटा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, तगड़ी प्रैक्टिस करिए एकदम। मतलब आपकी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में रिलेटेड इतनी होनी चाहिए कि आपको रिएक्शंस देखते ही समझ में आना चाहिए, यार ये होगा, ये इसका आंसर होना चाहिए, ये यहां से ये रिएक्शन प्रोसीड होनी चाहिए। मैं इसी तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं एक रोड मैप स्ट्रक्चर। रोड मैप स्ट्रक्चर्स में क्या होता है बेटा, क्योंकि एडवांस के पैटर्न को अगर हम समझे ना, तो एडवांस का पैटर्न हमें एक बात यह कहता है कि जब भी क्वेश्चंस पहले रिएक्टेंट हो, देन रिएजेंट हो, देन प्रोडक्ट हो। जेईई कहता है कि नहीं, प्रोडक्ट दो, रिएजेंट दो, रिएक्टेंट पूछ लो। इस तरीके की चेन रिएक्शंस उसने बहुत सारी पूछी है। तो इनका बेस्ट मेथड है कि आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन से यह प्रोडक्ट बनता है, इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, और यह टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, यह इस रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड हुआ है। जब ये दो तीन बातें आपको क्लियर पता होंगी, तब जाकर आप समझ पाओगे कि इस रिएक्शन में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसी तरीके से मैं पहली रिएक्शन लेकर आया हूं के सामने। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले चार्ट पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। एकदम 5 मिनट आप टाइम रखिए कि 5 मिनट में मुझे सॉल्व करना है। एक चार्ट पेपर, 2 चार्ट पेपर, 3 चार्ट पेपर में आपको दिक्कत आ सकती है, बट आप चौथा करोगे ना, आप यूं कर लोगे। तो आपको यही प्रैक्टिस कराने में आए हैं। यहां पे आपको कुछ नया लेकर आए हैं यार। वही क्वेश्चन, वही PYQ, आप कुछ नया सीखो जिससे आप बिल्डअप कर सको, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सको, ठीक है, अपनी तैयारी को बिल्ड कर सको, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सको। और यही है वो क्वेश्चन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं एक बार आप ये भी देखिए, जिससे सॉल्विंग टेक्निक आपकी क्या बहुत अच्छी हो जाए बेटा। चलिए, करना क्या होता है, सबसे पहले मैं हमेशा ये नोटिस करता हूं कि क्वांटिटी कौन सी गिवन है, क्या क्या नोन चीज गिवन है। जो आपके सामने नोन थिंग है ना, आप उसे पकड़ लीजिए और वहां से आप डायरेक्शंस देखिए कि किस डायरेक्शन से क्या ये फॉर्म हो रहा है, या इस रिएक्टेंट से कोई चीज फॉर्म हो रही है। आपको 2 चीजें देखनी होंगी। एरो का बहुत बड़ा रोल है बेटा, एरो की डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, और रिएक्शंस में रिएजेंट आपको बहुत ध्यान होने चाहिए। और इसी रिएजेंट को ध्यान रखने के लिए मैं लेकर आया हूं रोड मैप सीरीज। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बात करें अगर मैं कीटोन की, ये कीटोन गिवन है, चलिए ठीक है भाई। अच्छा, कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम HCl। याद करिए बेटा, आपने पढ़ा है जिंक अमलगम HCl की कहानी पढ़ी है। ये रिएक्शन कहीं तो आपने सुनी है बेटा, ध्यान दीजिए, कहीं तो आपने सुनी है। कार्बोनिल कंटेनिंग रिएक्शन होती थी, कहीं तो देखी आपने। मुझे बताइए, क्या आपने ये रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से जानी है? इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम था क्लेमेंसन रिडक्शन। याद आ रहा है आपको? और बताइए, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था? कार्बोनिल कंपाउंड CH2 में चेंज होता था, ना कि CH2OH में। किस में चेंज होता था? CH2 में। सेम ऐसा ही एक और रिएजेंट था जिसका नाम था वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, NH2NH2 बेसिक मीडियम में। हाइड्रोजन लेते हैं बेसिक मीडियम में, और इसका नाम था वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये कहानी थी बेटा इसकी। तो मुझे बताइएगा, ये दोनों ही कहानियों में कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोनिल कन्वर्ट होता है CH2 ग्रुप में बेटा। और यही कहानी यहां मैं समझाने आया हूं। तो मुझे बताइएगा, जस्ट इस वाली रिएक्शन में जो B बनना चाहिए, क्या वो फेनिल CH2 CH3 बनना चाहिए? इसका मतलब B क्या बन जाएगा? फेनिल CH2 CH3। क्या इसका नाम इथाइल बेंजीन है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नाम क्या है? इथाइल बेंजीन। चलिए अब बात करते हैं इस C की। क्या ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H- एक रिडक्शन में प्रोसीड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, और किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को
ये CH2OH में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये आपको ध्यान है बेटा। सेम स्टोरी में कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर हो या फिर एसिड हैलाइड हो, इन सब में क्या होता है बेटा, इन सब में ये कार्बोनिल वाला पार्ट एक अलग तरीके से अल्कोहल फॉर्म करता है और ये बचे हुए पार्ट ये अलग तरीके से वाटर, अल्कोहल और HCl में रिड्यूस होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं फाइनली मेजर प्रोडक्ट के नाम पे यही बनना चाहिए। किसकी रिएक्शन कर रहा हूं मैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। लेकिन यहां एक और खास बात थी कि अगर मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एमाइड है या फिर नाइट्राइल है, इन दोनों केसेस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है, अमाइन बनाता है। क्या बनाता है? एक अमाइन, ना कि अल्कोहल। ध्यान रखिए बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग में वो अमाइन बनाता है और अल्कोहल ऑक्सीजन कंटेनिंग में हमेशा क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो ध्यान रखना, जैसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए इट विल प्रोड्यूस अमाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो बताइए 2 कार्बन का अमाइन इथेनामाइन, क्या 2 कार्बन का अमाइन इथेनामाइन, मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये बनाना चाहिए था दोनों के दोनों केसेस में। तो क्या मुझे बेसिक नॉलेज का मतलब समझ में आ गया? बेसिक चीज समझ में आ गई क्या होने वाला है? तो अब मुझे बताइएगा, क्या इस जगह प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था वो फेनिल C से OH एंड देन CH3 बनना चाहिए था? क्या आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आपसे क्या यहां पर कराया गया है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। यहां पर NBS कराया गया है। NBS के पहले एक और चीज लिखी होनी चाहिए थी यहां पर, और वो लिखना होना चाहिए था एक रिडक्शन NH2KOH। यह एक चीज मिसिंग है, NH2KOH, जो कि I फॉर्म करेगा और I से J फॉर्म होगा NBS के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया था क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है? और वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, इसका मतलब ये जो बनने वाला है वो फेनिल C और C, क्योंकि वो कार्बोनिल को किस में चेंज करता है? CH2 में चेंज करता है। इसका मतलब ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। और बेटा NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड की कहानी बताऊं मैं आपको। तो बेटा NBS की खास बात है कि NBS हमेशा एलाइलिक रेडिकल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एलाइलिक रेडिकल। और एलाइलिक रेडिकल के बाद जो भी एलाइलिक बेंजीन ले लो, एल्कीन ले लो, एलाइलिक रेडिकल होना चाहिए। और उस रेडिकल के बाद अगर NBS हो रहा है तो ब्रोमो लग जाएगा, और अगर NCS हो रहा है तो रेडिकल के बाद क्लोरो लग जाएगा। इसका मतलब N क्लोरोसक्सिनामाइड या फिर N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये दोनों हो सकते हैं यहां पर। तो मुझे बताइएगा, इस रिएक्शन में जब मैं फेनिल C से रिएक्शन करूंगा तो क्या एलाइलिक पोजीशन की बात करूं तो क्या आपको ये एलाइलिक पोजीशन दिखनी चाहिए? और क्या यहीं पर ब्रोमो लगना चाहिए था? मतलब ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता। अब बात करते हैं इसके बैक रिएक्शन की, क्योंकि यहां से फॉर्म हुआ है ये। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाना ना अपने लिए टफ नहीं होता, जाना टफ होता है बैकवर्ड, कि यार ये बैकवर्ड में कहां से आया होगा और किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं फेनिल MgBr की, तो यार ग्रिग्नार्ड के थ्रू मुझे आइडिया होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड में कीटोन कब बनता है। वो भी एक्सेस में रिएक्शन हो रही है। वो भी किस में रिएक्शन हो रही है? एक्सेस में। यार एक बात समझ में आती है कि अगर मैं कीटोन या फिर एस्टर या फिर एसिड हैलाइड इन सब से रिएक्शन करता हूं तो फाइनली अटैक करके एक अल्कोहल फॉर्म होता है। ये हमें आइडिया है बेटा, ये हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहां हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम आपको टेक्निक बता सकते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा घुस नहीं सकते, बहुत अंदर तक नहीं जा सकते। हम बहुत अंदर तक जाना है। मैंने एक डीप लेक्चर बना रखे हैं, ठीक है, जहां पर आपको मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में बता रखा है, ग्रिग्नार्ड के बारे में बता रखा है। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। यहां मैं आपको आइडिया दूंगा, हिंट दूंगा, जिससे आप ट्राई करने में आपको दिक्कत ना हो। यही मैं करने वाला हूं। तो मुझे बताइएगा इन सब जगह क्या बनता है? अल्कोहल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक लौता रिएक्टेंट है
नाइट्राइल, एक लौता रिएक्टेंट है नाइट्राइल, जिसमें रिएक्शन करने के बाद कोई भी R-MgX से रिएक्शन करा दीजिए, ये क्या करता है, अटैक तो करता है और बाद में होती है हाइड्रोलिसिस। और ग्रिग्नार्ड में जब भी हाइड्रोलिसिस होगी, वो हाइड्रोलिसिस के बाद कभी भी ग्रिग्नार्ड के एक्स्ट्रा मोल यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये फाइनली जो बनता है ना, वो एक कीटोन फॉर्म होता है जो कि R- कंटेनिंग होता है। ये है इसकी फाइनल थ्योरी। और बाकी बात करूं तो एसिड बेस रिएक्शन, आपको पता है कि एसिड बेस में 1 मोल यूज होता है, CN में भी 1 मोल यूज होता है, और इसमें एस्टर और एसिड एलाइड में 2 मोल यूज होते हैं एक्सेस में। एल्डिहाइड कीटोन में 1 मोल यूज होता है। ये आपको अब प्रॉपर वे में रिवाइज हो गया होगा। अब मुझे बताओ, जब मैं रिएक्शन के बैकवर्ड में जाऊंगा तो यार ये A कार्बन कंटेनिंग भी CN हो सकता है और फेनिल कंटेनिंग भी हो सकता है। अगर कार्बन कंटेनिंग हुआ तो फेनिल का अटैक होगा, और अगर फेनिल कंटेनिंग हुआ तो कार्बन का अटैक होगा। लेकिन यहां अटैक किसका है, फेनिल का। और जब फेनिल का अटैक है, तुम मुझे बताओ, क्या यह ऊपर वाला रिएक्टेंट ही A होना चाहिए था, ना कि नीचे वाला। हाँ, मुझे पता है कि इन दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट यही बनता जो मैं यहां बना रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं A की, तो A में क्या फेनिल MgBr से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब CCN, क्या इथेन नाइट्राइल ही A होना चाहिए था। इसका मतलब अगर मैं फाइनल बात करूं तो फाइनली अगर मैं बात यहां पर करना चाहूं तो मैं क्लियरली लिख सकता हूं कि यहां पर जो A होना चाहिए वो A होना चाहिए था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बात आगे बढ़ती है हाइड्रोलिसिस से। अब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। क्या हाइड्रोलिसिस में मुझे क्लियरली पता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या करता है, H, क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले ही बता रखी है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या लगता है, H। इसका मतलब अगर मैं किसी CN के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो बेटा एक खास बात समझिएगा, हाइड्रोलिसिस में लोन पेयर कंटेनिंग को H देते हैं, बाकी को OH, लोन पेयर कंटेनिंग को H, बाकी को OH, लोन पेयर कंटेनिंग को H, बाकी को OH। क्या 2 OH से वाटर रिलीज होता है, कार्बोनिल बनता है, और 1 OH से कार्बोक्सिलिक बनता है। तो क्या यह प्रॉपर वे में कार्बोक्सिलिक बन जाना चाहिए था और यहां पर अमोनिया रिलीज हो जानी चाहिए थी, यही तो होना चाहिए था। अब इसी चीज का यूज कर रहा हूं मैं यहां पे। क्या मुझे क्लियरली पता है कि जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यह बनना चाहिए था CH3COOH, क्योंकि मैंने आपको बताया लोन पेयर कंटेनिंग को H, बाकी को OH, लोन पेयर कंटेनिंग को H, बाकी को OH, H और OH, और बाकी की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से वो कार्बोक्सिलिक बना है। चलिए, ये रिएक्शन पहचानिए बेटा। कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड रिएक्शन बहुत पूछी गई है, जरा जल्दी से पहचानिए। क्या इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम? याद करिए, सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव की रिएक्शन थी। बेस H लेता था, देन CO2 रिलीज होता था, नेगेटिव आयन बनता था, और पूरी तरीके से ये CH3 नेगेटिव जब H लेगा तो बताओ क्या ये CH4 बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और CH4 के साथ CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड कहीं ना कहीं CaO में, लाइम वाटर में क्या हो जाती है, लाइम वाटर में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये है सोडा लाइम की रिएक्शन, जो कि मुझे अब याद आ गई कि यार सोडा लाइम क्या करता है। तो देखो, कई सारी रिएक्शन आपको यूज आई है एक बार में। ये प्रैक्टिस आपको चाहिए, बता, ये लास्ट वाली प्रैक्टिस आपको चाहिए। अब जरा देखिएगा, जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, अब याद करिए इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी, याद करिए इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी। आपको याद आ रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होती थी। कैथोड पे H2 गैस रिलीज होती थी, एनोड पे CO2 गैस रिलीज होती थी, और ओवरऑल बनता था एक R रेडिकल। R कार्बोक्सिलिक से R रेडिकल फॉर्म होता था, R कार्बोक्सिलिक से R रेडिकल फॉर्म होता था। यही कहानी थी आपकी। अब ये R रेडिकल क्या कर सकता है, R बना सकता है ऐड होके, जिसको मैं डाइमराइजेशन प्रोसेस बोलता हूं। तो डाइमराइज कर सकते थे ये। तो मुझे बताओ, क्या ये एक कार्बन का रेडिकल बनेगा, तो एक कार्बन का रेडिकल क्या वो कहीं ना कहीं इथेन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इथेन। ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो आपको क्लियरली ये लेफ्ट साइड वाला प्रॉपर वे में समझ में आया कि लेफ्ट साइड में चल क्या रहा है। अब बात करते हैं इस अल्कोहल से रिलेटेड आगे रिएक्शन की।
इसका मतलब अब जो हमें सीखने वाला पॉइंट आया है, वो सीखने वाला पॉइंट क्या है? वो सीखने वाला पॉइंट है अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन। अब अल्कोहल में हमेशा क्या होता है, जनरली की बात करूं जनरली यहां पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है यहां पर? हमेशा डिहाइड्रेशन। मतलब ये सबके सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सबके सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो कि वाटर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब मुझे आप बताओ, थोरियम डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, ये होता है E1CB मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म? E1CB। H+ और हीट, ये होती है E1 मैकेनिज्म। मतलब सबसे पहले कहीं ना कहीं वाटर रिलीज होगा, पॉजिटिव बनेगा और देन एल्कीन बन जाएगी। POCl3 E2 रिएक्शन के थ्रू होता है। POCl3 ले लो, यहीं पर तुम P2O5 ले सकते हो और यहीं पर तुम Al2O3 भी ले सकते हो। मतलब ये एक ऐसे रिएजेंट है जो E2 मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं। किसको प्रोसीड करते हैं? E2 मैकेनिज्म को। अब मैं आपको बताता हूं E1CB क्या होती है, E1 क्या होती है और E2 क्या होती है। E1CB की बात करें तो E1CB में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है बेटा, बीटा पे नेगेटिव बनाते हैं, बीटा पे नेगेटिव बनाते हैं और वो नेगेटिव डीलोकलाइज होता है, नया बॉन्ड फॉर्म करता है और रिमूवल ग्रुप को कहीं ना कहीं लीव करके हटा देता है। अब सोच के देखिए, अगर मैं यहां पर E2 रिएक्शन की बात करूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। E2 रिएक्शन में अगर मेरे पास ये हैलाइड है या फिर ये अल्कोहल है, तो ये इसके बीटा हाइड्रोजन से H लेगा, बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन बाहर। ये थी डायरेक्ट E2 मैकेनिज्म। और E1CB में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस आता है। E1CB में थोड़ा डिफरेंस क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कोई बैड लिविंग ग्रुप है, तो बीटा के H को तो निकालेगा लेकिन नेगेटिव बनाएगा। लेकिन क्या बनाएगा? नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव की रिएक्टिविटी पे E1CB मैकेनिज्म क्या करती थी? डिपेंड करती थी। और ये नेगेटिव डीलोकलाइज करके लिविंग ग्रुप को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं एल्कीन यही बनती थी। और अगर मैं बात करूं E1 की, किसकी बात कर रहा हूं? E1 की। तो E1 मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा? E1 मैकेनिज्म में पहले हैलाइड रिमूव होता है और पॉजिटिव फॉर्म होता है एंड देन बेस के थ्रू H रिलीज होता है और H अपनी वैलेंसी को ट्रांसफर करता है और क्या फॉर्म करता है? एक एल्कीन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक एल्कीन फॉर्म करता है। तो ये कहानी होती है किसमें? E1, E2 और E1CB में। अब मैं इसी चीज को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान देखिएगा। क्या यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है एल्कीन फॉर्म होने की, और वो है ये पॉसिबिलिटी। चाहे मैं E1 करूं तो भी यही बनेगी, क्योंकि बेंजीन है बेटा, बेंजीन पे तो कोई एल्कीन बन नहीं सकती, वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं E2 करूं तो भी यही बननी चाहिए और E1CB करूं तो भी यही बननी चाहिए। मतलब इन तीनों जगह जो प्रोडक्ट आएगा, क्या वो फेनिल C डबल बॉन्ड C, फेनिल C डबल बॉन्ड C और फेनिल C डबल बॉन्ड C, ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब है आगे रिएक्शन D के साथ। ध्यान से देखिएगा, दोनों बहुत तगड़ी रिएक्शन है। एक है खरास्ट इफेक्ट और एक परऑक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता। और जब कोई शो नहीं करता तो क्या मैं कहूंगा कि वो आयनिक मैकेनिज्म से ही सॉल्व करेंगे। और बेटा याद करिए, HBr परऑक्साइड एक लौता HBr था जो कहीं ना कहीं परऑक्साइड इफेक्ट शो करता था। और परऑक्साइड इफेक्ट की बात करूं मैं अगर, तो मुझे बताइएगा, क्या वो रेडिकल लगता था और एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था? मतलब फेनिल CC से क्या इस जगह पर ब्रोमीन ऐड होना चाहिए था, और इस जगह पर ब्रोमीन ऐड होना चाहिए था। तो G में जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं ये आना चाहिए था। और जो H है उसमें तो आयनिक मैकेनिज्म है, और आयनिक मैकेनिज्म में तो सब कुछ पॉजिटिव पे डिपेंड करता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपने ये देखा ना कि चार्ट पेपर इतना सा था, लेकिन इसमें एक स्टार्टिंग टॉपिक से लेते हुए लास्ट टॉपिक तक अपन ने खींचा है इस चार्ट पेपर में। अब ऐसे ही आपको एक और चार्ट पेपर लेकर आते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान से करिएगा बेटा, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा है इसमें। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन स्टार्ट करिए। सेम वही प्रोसेस है, कुछ कुछ रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगी किस तरीके से सॉल्व होनी है, जिससे आपको रिएजेंट पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से बेटा, ध्यान से एक एक चीज को पढ़िए, एक एक चीज को। पहली रिएक्शन है H2PDBaSO4, वो भी एक एसिड हैलाइड के साथ।
याद करो कौन सी रिएक्शन है, याद करो बेटा, याद करो। कहीं ना कहीं तो हाइड्रोजन जुड़ता था, लेकिन एक खास बात तुमने पढ़ी होगी कि कभी भी अगर हाइड्रोजन के साथ अगर कहीं पर सॉल्वेंट आ जाए, हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाए, सॉल्वेंट, तो बेटा याद रखना ये हमेशा पार्शियल रिडक्शन करता है। कौन सा रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन में इसका नाम था रोज़ेनमुंड रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन, रोज़ेनमुंड। याद करिए बेटा, बहुत फेमस रिएक्शन है एनसीईआरटी की, रोज़ेनमुंड रिएक्शन, H2PDBaSO4। एसिड हैलाइड को पूरी तरीके से क्या करता है, एल्डिहाइड में चेंज करता है, और ये बन जाएगा जो ए अपना आंसर है वो ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है अपनी ए रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन आती है, सेकंड है ग्रिग्नार्ड, और आपसे इसने बोल दिया है एक्सेस में रिएक्शन होनी है। कहां होनी रिएक्शन, एक्सेस में। और बेटा जब एक्सेस में रिएक्शन होगी तो आप मुझे बताओ किस तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए, कैसे प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। आप सोचिए बेटा, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और जब लिविंग ग्रुप अच्छा हो, जब लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करूंगा तो बेटा सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फेनिल अटैक करता है, एडिशन एलिमिनेशन से Cl बाहर निकलता है और क्या बन जाएगा, RCO फेनिल। और 1 मोल फिर से अटैक हो सकता है, इसीलिए मैं फिर से अटैक करूंगा, और फिर से अटैक करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक एल्कोहल, फेनिल और फेनिल। मतलब कहीं ना कहीं फेनिल के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल यूज हो रहे हैं। इसी चीज का यूज मैं यहां करने वाला हूं। तो बताइएगा यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या ये इथाइल लिखा हुआ है पूरी तरीके से, तो मैं लिख सकता था इथाइल, C पे OH आ जाएगा और 2 मोल फेनिल यूज होंगे। किस तरीके से यूज हुए अभी मैंने आपको बता दिया। तो क्या B बनना चाहिए था, ये क्लियर हो गया। चलिए अब C की बात करते हैं। C में ध्यान से देखिए, एसिड हैलाइड, क्या सिंपल एक जैसी रिएक्शन आ गई बेटा। याद करो आपने एस्टेरिफिकेशन पढ़ा होगा। एस्टेरिफिकेशन में जरूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ही एस्टर फॉर्म करें। ये जब अटैक करेगा तो सोच के देखो, एडिशन एलिमिनेशन से क्या ये एस्टर बनना चाहिए था, और एस्टर 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल, ऑक्सीजन, और यहां था बेटा O मैथिल, मतलब ये क्या आ जाएगा, O मैथिल। यही तो होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो दिया हुआ है रिडक्शन। बेटा NaBH4, LiLH4, डाइबल H, तीनों रिडक्शन अपन ने पढ़े हैं, और तीनों बहुत तगड़े रिडक्शन है। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन क्या करता है। LiAlH4 तो आपने देख ही लिया है। अब मैं आपको NaBH4 की कहानी बता देता हूं। जब मैं NaBH4 की कहानी की बात करूंगा तो NaBH4 में एल्डिहाइड हो चलेगा, कीटोन हो चलेगा, एसिड हैलाइड हो चलेगा। सिर्फ 3 ऐसे रिएक्टेंट हैं जिनसे रिएक्शन करने के बाद ये रिड्यूस होंगे। लेकिन अगर यहां कार्बोक्सिलिक आ गया, एस्टर आ गया, अमाइड आ गया, कुछ भी इन 3 के अलावा, एसिड आ गया, एस्टर आ गया, नाइट्राइल आ गया, अमाइड आ गया, इसके साथ रिएक्शन कभी भी नहीं होती है NaBH4 के साथ। और इन्हें रिड्यूस करना सेम वही प्रोसेस है, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और साथ में HCl आ जाएगा। यही तो होना चाहिए था, अटैक करेगा और रिड्यूस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब यार एक बात आती है कि यार NaBH4 की कहानी पता है, LiAlH4 की कहानी पता है, क्या एक डाइबल H की कहानी और देख लेते हैं। डाइबल H का मतलब होता है बेटा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब एल्युमिनियम से तो 2 आइसोब्यूटाइल है, और आइसोब्यूटाइल बेटा होता है ये तरीके से 2 आइसोब्यूटाइल जुड़ गए और एक वैलेंसी से हाइड्रोजन, मतलब कितनी ए हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो अटैक भी वही करेगा, और जब वो अटैक करेगा इसका मतलब अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं किसी एसिड हैलाइड ले लूं या फिर एस्टर ले लूं
या फिर कार्बोक्सिलिक ले लूं, इन सब के साथ अगर मैं डाइबल एच की रिएक्शन करता हूं तो बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि ये सब के सब CN ले लो, सब के सब एक ही चीज फॉर्म करते हैं एंड दैट इज एल्डिहाइड। डाइबल, अल का मतलब एल्डिहाइड, यहीं से पहचान लो अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। मतलब अब फाइनल स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो NaBH4 तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि COCl है तो रिड्यूस तो होता ही है। तो क्या ये 3 कार्बन कंटेनिंग OH बन जाता? LiLH4 भी रिड्यूस कर देगा, सेम टाइप का रिडक्शन है, यही बन जाता। डाइबल H को क्या CHO फॉर्म करना चाहिए था क्योंकि एक ही बार अटैक कर सकता है और एक ही बार रिएक्शन कर सकता है। बताइए 3 प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन के साथ AlCl3। बेंजीन के साथ AlCl3 कहीं तो पढ़ा है आपने, लुईस एसिड, एसिड हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो बताओ क्या ये एसाइल ग्रुप है? तो क्या होना चाहिए था? एसाइलेशन। कैसे होता है एसाइलेशन? RCOCl ग्रुप के साथ जब मैं AlCl3 की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे बताओ क्या ये Cl रिलीज होना चाहिए था और एक एसाइलियम आयन क्रिएट होना चाहिए था। और एसाइलियम आयन जब सब्स्टिट्यूट होता तो मुझे बताइए सब्स्टिट्यूट बेंजीन पे ही होना चाहिए था, और कोई पोजीशन पे कुछ लगा नहीं है, मतलब कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो और बेंजीन वापस से बन जाती है, ये हमें आइडिया है। इसका मतलब जब मैं नेक्स्ट यहां पर स्टेप की बात करूंगा तो क्या इस बेंजीन से इस इथाइल एसाइल का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था या नहीं? इसका मतलब प्रोडक्ट बनता बेंजीन से C डबल बॉन्ड O, C और C, क्योंकि Cl हट जाएगा और ये क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। चलो मैं बात करता हूं सोडियम प्लस C2H5OH की। याद करिए बेटा, ये भी एक रिडक्शन था। मतलब ये सारी मैंने रिडक्शन के पार्ट दे दिए आपको। ये एक रिडक्शन था जिसका नाम है मैंडियस रिडक्शन। किसको बोलते हैं अपन? मैंडियस रिडक्शन। अगर ये CN को रिड्यूस करे तो क्या बोलते हैं इसको? मैंडियस रिडक्शन। ये एक्चुअल में क्या करता है? ये बिल्कुल सोडियम प्लस C2H5OH ये बिल्कुल किसकी तरह काम करता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह। बस ये आयनिक मैकेनिज्म है और ये एक रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व होता है। किसके थ्रू सॉल्व होता है? रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। और रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सब कुछ वैसा ही रिड्यूस होगा जैसा कि आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में किया था। तो मुझे बताइएगा अगर मैं यहां रिडक्शन करता तो क्या 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल फॉर्म होना चाहिए था? और इस तरीके से आपने ABCDEFGH के प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए। अब मैं आगे की रिएक्शन चल रहा हूं, वो भी रिएक्शन है C से। बेटा किससे रिएक्शन है? C से स्टार्ट हो रही है बेटा, C से। अब जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन का टाइप सेम है, बस मैंने एक रिएक्टेंट को थोड़ा चेंज करके एसिड हैलाइड से एस्टर बना दिया है। देखिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है बेटा। क्या ये भी लिविंग ग्रुप है? क्या ये भी वैसे ही रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा जैसे कि हम यहां कर रहे थे? क्या लिविंग ग्रुप के नाम पे OR है जो रिलीज हो जाएगा? तो मुझे बताओ जब C नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर तो क्या 2 मोल अटैक होना चाहिए और ये रिलीज हो जाना चाहिए और 2 मोल CH3 के साथ अल्कोहल। तो एथिल, कार्बन, कार्बन और OH। क्या कहीं ना कहीं इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो एथिल, कार्बन, कार्बन और इस जगह पर OH ये बनना चाहिए था या नहीं? एक टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होना चाहिए था। क्या ये कहानी आपको क्लियरली समझ में आती है? क्योंकि ये सब कुछ किस में दिए मैंने? एक्सेस में। अब बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की। यार सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सब कुछ तो एक जैसे रिडक्शन करेंगे, लेकिन क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी एस्टर को रिलीज करता है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड only react with NaBH4 and it will reduced in the form of alcohol। अब आप बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। एक कार्बोनिल वाला अल्कोहल और एक एस्टर से निकला हुआ अल्कोहल मतलब CH3OH, ये दोनों बनने चाहिए थे। बात करूं मैं डाइबल एच की, क्या ये एल्डिहाइड बनाता है? अभी हमने देखा था। तो 3 कार्बन कंटेनिंग क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये जस्ट लाइक बिल्कुल बेटा रेडिकल मैकेनिज्म और बिल्कुल वही काम
जो हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ किया था। तो क्या इस जगह पर कोई दिक्कत नहीं है? इतनी चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक लास्ट रिएक्शन का टाइप बच रहा है जो कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे करते हैं, देखिएगा जरा। कॉपर के प्रेजेंस में या तो आपको गिवन होगा 573 केल्विन या फिर आपको गिवन होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। अगर मैं यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन रिलीज करता है कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ऑक्सीडाइज होता है किस फॉर्म में, एल्डिहाइड में। अगर यही 2 डिग्री अल्कोहल हो तो अभी भी हाइड्रोजिनेशन ही होता है। इसका मतलब अभी भी डिहाइड्रोजिनेशन ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। और अभी भी H2 रिलीज हो रहा है किसके प्रेजेंस में, कॉपर 573 केल्विन। लेकिन अब जो बनेगा वो कीटोन बन जाएगा। तो मुझे बताइएगा, जस्ट टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो अब तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और अब हाइड्रोजन नहीं है तो यहां होता है बेटा डिहाइड्रेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या रिलीज होता है, जिसमें रिलीज होता है वाटर, किसके प्रेजेंस में, कॉपर 573 केल्विन। तो मुझे बताइए क्या ये एक एल्कीन फॉर्म करेगा, और एल्कीन फॉर्म करने का मेथड है यहां से H और OH। याद करिए, अब ये एल्कीन बनेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये है कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन के साथ रिएक्शन, जो कि आपको पूरी तरीके से बढ़िया आनी चाहिए। अब जरा बात करते हैं इस रिएक्शन में, क्या ये टर्शरी अल्कोहल था? इसका मतलब क्या ये कहीं ना कहीं, इसे मैं अगर बनाऊं, ढंग से बनाऊं, तो क्या ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, एथिल मैथिल मैथिल। एल्कीन बनाओ तो तगड़ी एल्कीन बनाओ, ये वाली बीच वाली, इसका मतलब यहां जो एल्कीन बनती वो ये बनती। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो क्या करता है, डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन H2 निकलता है और बनता है एक एल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, लेकिन 3 डिग्री है तो फिर डिहाइड्रेशन, इसका मतलब एक एल्कीन फॉर्म कर लेगा। चलिए, अब ये चार्ट पेपर पूरी तरीके से देखिए आपका रिडक्शन पे था और थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन पे था। अब नेक्स्ट चार्ट पेपर पे चलते हैं और उसे डिस्कस करते हैं, क्या कहानी लेकर आया है वो। ध्यान से देखिएगा, ये है वो कहानी। सेम वही काम, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप प्रॉपर वे में सोचें और फिर सॉल्व करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये एडवांस में बहुत फंसने वाला है बेटा। ऐसे क्वेश्चन ही एडवांस में पूछे आ रहे हैं और इस तरीके की प्रैक्टिस हमने आज तक नहीं की है। अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें तो हमें मान लीजिए कि एग्जाम्स के पैटर्न को समझने में, एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी सारी रिएक्शन है बेटा, काफी सारी रिएक्शन है। इसमें आपको Cl2H- क्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन में मिलेगा रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। NaOH DMF SN2 है। PCC याद करिए, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ऑक्सीडाइज करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। NaOI, इसका मतलब ये देखो आइडो फॉर्म भी दे दिया, NaOH + I2, मतलब कहीं ना कहीं ये आइडो फॉर्म से रिलेटेड रिएक्शन है, लिखा हुआ आइडो फॉर्म बन रहा है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पक्का ये कार्बोक्सिलिक बन रहा होगा, याद करो कार्बोक्सिल से रिलेटेड रिएक्शन होती है। अच्छा, आगे की कहानी में ये सारे कार्य सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकेलस्टीन, AgCN से क्या लगता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। ध्यान करो, ध्यान करो, और इस तरीके से आप इस चार्ट को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं इसकी पूरी टेक्निक, आराम से देखिएगा। क्या मोनोक्लोरिनेशन की कहानी क्या थी कि डिफरेंट कार्बन पे रेडिकल लगाइए और फिर हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यही तो कहानी थी। डिफरेंट कार्बन पे हैलाइड लगाना है, लेकिन क्या इससे पहले रेडिकल लगता था? मुझे बताओ, रेडिकल यहां भी लग सकता है, रेडिकल यहां भी लग सकता है। तो अगर मैं यहां पर रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखते हुए इस रिएजेंट को लगाऊं तो क्या यह कहानी बिल्कुल सही बैठती? क्योंकि प्रोडक्ट परसेंटेज में यह क्या बनता, मेजर बनता,
और मेजर की ही बात कर रहे हैं, मैं सारे प्रोडक्ट को लेकर नहीं चल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की रिएक्शन में है NaOH DMF। क्या ये SN2 रिएक्शन है और ये कहीं ना कहीं चीजों पे सब्स्टिट्यूट करती है और लिविंग ग्रुप को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। 1 स्टेप रिएक्शन थी, OH लग जाएगा। PCC क्या करता है बेटा? PCC की कहानी अगर मैं बात करूं तो PCC, PDC या फिर CrO3 के साथ मैं H+ ले लूं और रूम टेम्परेचर ले लूं, तो ये कहानी कहीं ना कहीं सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडेशन या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। करते क्या है बेटा? ये किसी भी अल्कोहल को कार्बोनिल में चेंज करते हैं, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, इट विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। और 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन ही नहीं देते हैं। इन सब में एक खास आता है और उसका नाम है MnO2। याद करिएगा क्योंकि आगे हो सकता है उसका भी एक क्वेश्चन आ जाए। MnO2 एक ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक बोल सकते हैं, बेंजाइलिक बोल सकते हैं, मतलब एल्कीन से कनेक्टेड कार्बन होगा, दैट इज एलाइलिक कार्बन, और उससे कनेक्टेड अल्कोहल होगा, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इस अल्कोहल को तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। मतलब MnO2 के बाद अगर मैं रिएक्शन करता तो मैं इसे कार्बोनिल बनाता और इसे एज इट इज रख देता। तो ये कहानी है, इस कहानी पर बेस्ड है ये रिएक्शन। तो क्या आपको ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आइडिया पूरी तरीके से हो गया? चलिए पीछे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये कहीं ना कहीं एक कीटोन बनना चाहिए था? ठीक है भाई। अच्छा, बात करते हैं आयोडोफॉर्म की। सबसे पहली बात है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैथिल कंटेनिंग कार्बोनिल होना चाहिए, क्योंकि वही मैथिल CH3 में निकल जाएगा और बाकी बचा पार्ट एक ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक फॉर्म करता है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो कभी भी RCOCH3 है, अगर मुझे आयोडो फॉर्म करना है या किसी हेलोफॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो मैथिल कंटेनिंग तो ये क्या बना देता है, CH3, और बचा हुआ पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है जो कि H+ लेकर क्या बनाता है, RCOOH, ये फॉर्म करता है। ये कहानी पूरी फॉर्म होती है। तो सोचिए, अगर मैं इस जगह पर CH3 निकाल देता तो क्या मेरे पास बचा हुआ एसीटेट आयन फॉर्म होता जो कि H+ लेने के बाद एक कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता। क्या यहां तक की रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई। अब आती है बेस की बात। ये CaOH का होल ट्वाइस क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन का यूज कहीं ना कहीं बीच में जरूर किया जाता है। अब आप सोचिए इसमें करते क्या है, 2 मोल बेस है तो 2 मोल एसिड लेना चाहिए मुझे। तो ये क्या करता है, 2 मोल एसिड के साथ कुछ इस तरीके से बेस के साथ रिएक्शन होती है और 2 मोल वाटर रिलीज होते हैं और लास्ट में आता है Ca के साथ कंपाउंड। और जब मैं हीट करता हूं ना तो याद करिए रिलीज होता था CaCO3। Ca तो है, CO3 अगर रिलीज कर दूं तो क्या ये रिलीज होना चाहिए था, और रिलीज होने के बाद बचेगा क्या, मैथिल C डबल बॉन्ड O। क्या ये कहीं ना कहीं एसीटोन ही बन जाना चाहिए था? ये है रिएक्शन। कुछ नहीं करना होता, पहले आप हटा दीजिए, कैल्शियम के साथ बन गया बॉन्ड। अच्छा, कैल्शियम के साथ बन गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, CaCO3, एक Ca, CO2 और एक O, तो CaCO3, तो CaCO3 रिलीज हो जाता है, मैथिल COCH3 एज अ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। चलिए अच्छा, एक बार बताइएगा, अगर मैं यही चीज यहां पर करता,
फेनिल COOH को CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्शन कराता। क्या मुझे दिख रहा है कि मुझे 2 मोल लेने चाहिए? कितने मोल लेने चाहिए? 2 मोल। और 2 मोल लेने के बाद क्या ये CaOH का होल ट्वाइस तो वाटर रिलीज कर देगा, और CaCO3 अगर रिलीज करना हो तो CO3 क्या ये रिलीज होना चाहिए था। CaCOOO CaCO3 फेनिल CO फेनिल एज अ प्रोडक्ट क्या हो जाता? फॉर्म हो जाता। मतलब फेनिल CO फेनिल एज अ प्रोडक्ट क्या हो जाता? फॉर्म हो जाता। तो ये कहानी आती है किसकी? CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, डाई बेसिक कंपाउंड, जितने भी ये डाई बेसिक कंपाउंड है ना, उनके साथ रिएक्शन ऐसी ही होती। चलिए तो मुझे बताइएगा, अब जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या एसीटोन ही बनता? क्लियर हो गया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। सबके सब क्या है? कहीं ना कहीं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और मुझे बताइएगा बेटा, ये है स्वार्ट्स रिएक्शन जो कि क्या लगाती है? F। तो यहां क्या लग जाएगा? फ्लोरीन। NaI एसीटोन I लगा देगा, NaI आयोडो बन गया। AgCN याद करो बेटा, याद करो, AgCN 4 होते हैं यहां पर। अगर मैं AgCN की बात करूं तो Ag और C के बीच में क्या आता है? कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या आता है? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो N अटैक करता है, मतलब कुछ भी अगर RX के साथ है तो क्या जुड़ता है? RNC। अगर मैं यही KCN की बात करूं तो KCN में क्या होता है बेटा? KCN में K प्लस CN माइनस है, और K प्लस CN माइनस है, इसका मतलब अटैक करके क्या बनाएगा? अटैक करके बनाएगा RCN। ठीक उसी तरीके से AgNO2 और KNO2 में अगर मैं AgNO2 की रिएक्शन कराऊं तो बेटा AgNO2 की रिएक्शन में एग्जैक्टली जुड़ता है RNO2। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं Ag की बात करता हूं ना तो ये कुछ ऐसे होते हैं AgNO2। तो बताओ Ag और O में तो क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। इसलिए क्या जुड़ता है? NO2। और अगर मैं ये KNO2 की बात करूं तो K प्लस है, O माइनस है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट होता है ONO। तो मुझे बताइएगा, यहां तो RNO2 है लेकिन यहां RONO ऐड होता। क्या ऐड होता? RONO। ये है इसके बेसिक मेथड। तो अब हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा AgCN से क्या आता था? NC। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? NC। KCN है, यहां क्या आ जाएगा? CN। KNO2 है, याद करिए ONO आता है। और अगर AgNO2 है तो क्या आता है? NO2 आता है। यही तो खास बात थी। अब आता है NC का हाइड्रोलिसिस। सेम बताइए, आप क्या करते हो? लोन पेयर को H, बाकी को H, HOH HOH। क्या N के साथ यही ना कहीं H आएंगे, और H आएंगे तो मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक अलग निकल चुका है जो कि वो बता रहा है। मतलब यहां क्या आता है? एक 1 डिग्री अमाइन आता है या नहीं आता? और 1 डिग्री अमाइन से रिलेटेड रिएक्शन ही मैंने आगे ले लिए। एक है डाइजोटाइजेशन और फिर वाटर का अटैक। मतलब पहले चेंज होता है N2 प्लस Cl माइनस। आपको पता है कि वो कैसे चेंज होता है। और N2 प्लस Cl माइनस को कहीं ना कहीं OH क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब पहले बनेगा N2 प्लस Cl माइनस और बाद में वाटर अटैक करेगा और बनाएगा एक एल्कोहल। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरा चार्ट पेपर आपका सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हमने कहीं ना कहीं एल्काइल हैलाइड वाले पार्ट को बहुत ज्यादा लिया है। किस वाले पार्ट को लिया है? एल्काइल हैलाइड। और कुछ कुछ अपन ने कार्बोनिल के पार्ट को भी लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चार्ट पेपर में आते हैं। और नेक्स्ट चार्ट पेपर आपके हमने ये है जो टेस्ट से रिलेटेड है। हमने रिएक्शंस बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो ऑप्शंस बनते हैं ना, वो ऑप्शंस जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं टेस्ट से रिलेटेड बनते हैं। कि बताइए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? आपने टॉलेंस टेस्ट पढ़ा है, आपने फैलिंग टेस्ट पढ़ा है, आपने बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा है। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान होना चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगा, इससे पहले पहले आप स्क्रीनशॉट लें, ट्राई करें और फिर उसके बाद अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल है ब्यूटा 1 आइन। अच्छा ब्यूट 1 आइन से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई। तो ब्यूट 1 आइन से रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं।
ब्यूट 1 आइन क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्यूटेन हो गया और 1 पे आइन लगा दिया, ये हो गया। ये रिएक्शन याद करो बेटा, ये रिएक्शन याद करो, आपने पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी है बेटा, OMDM HBO याद करो, ऑक्सीमर्कुरेशन थी, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थी कहीं ना कहीं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ही क्या करते थे, ऐड करते थे। तो अगर मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करूं तो क्या मुझे टॉटोमर के थ्रू एल्काइन के केस में कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। आपको याद आ रहा होगा, पहले स्टेप में कहीं ना कहीं इनॉल बनता है और फिर इनॉल के बाद क्या हो जाता है, टॉटोमर हो जाता है। ये आपको आना चाहिए बेटा, ये आपको आना चाहिए, आपने पढ़ रखा है। एक रिएक्शन थी एल्कीन के साथ जिसमें हम HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसमें हम एल्कोहल फॉर्म करते हैं, और जब ये रिएक्शन एल्काइन के साथ होती है तो अभी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके से बनता है, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा और OH लग जाएगा, लेकिन ये इनॉल फॉर्म है। और इनॉल फॉर्म क्या होता है, टॉटोमर के बाद, टॉटोमेरिज्म के बाद कुछ इस तरीके से कार्बोनिल में चेंज हो जाता है। तो यहां पर ओवरऑल यही प्रोसीजर फॉलो किया गया है। तो मुझे बताइए, क्या ये प्रोडक्ट एक एल्डिहाइड फॉर्म हो गया है? क्या फॉर्म हो गया है? एक एल्डिहाइड। मतलब अब जो भी टेस्ट है ना वो एल्डिहाइड से रिलेटेड ही मैंने पूछे हैं, इसलिए आपको ध्यान आ जाएंगे। पहला है टॉलेंस टेस्ट, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब कहीं पर भी आपने सिल्वर देख लिया ना, सिल्वर PPT Ag2O PPT बनता है, यहां पर Ag+ देख लो आप, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब अगर आपने कहीं पर भी दूर से सिल्वर देख लिया ना, मतलब ये कौन सा टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है। अब ये करता क्या है, इस पर हम सीखें। टॉलेंस टेस्ट के बारे में क्या बात कही गई है कि टॉलेंस रिएजेंट में जो रिएक्टेंट आते हैं वो सभी के सभी एल्डिहाइड, सभी के सभी एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सभी के सभी एल्डिहाइड क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट। टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H होता है, पॉजिटिव टेस्ट। इकलौता एसिड फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट। और एक लास्ट हेमी एसिटल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हेमी एसिटल की, तो ये भी क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। मतलब इनके साथ क्या होती है, सबके साथ पॉजिटिव टेस्ट आता है और एक सिल्वर PPT कहीं ना कहीं Ag2O PPT क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। ठीक है भाई, क्या ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या पॉजिटिव टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। अब आती है नीचे फैलिंग और बेनेडिक्ट। ध्यान रखिएगा, बेनेडिक्ट और फैलिंग में एक में आता है सिट्रिक एसिड, एक में आता है रोशेल सॉल्ट। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम जान लीजिए इसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये कहानी क्या होती है, ये टॉलेंस की तरह ही है, एग्जैक्टली टॉलेंट है, लेकिन टॉलेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। लेकिन यहां पर जो नॉर्मल एल्डिहाइड है वो तो टेस्ट देंगे बेनेडिक्ट और फैलिंग में, लेकिन एक लौता जो टेस्ट नहीं देता है वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड ही सिर्फ नेगेटिव टेस्ट देता है, इसीलिए टॉलेंस से थोड़ा अलग है। वरना टॉलेंस रिएजेंट के बाद इनके आने की जरूरत ही नहीं थी, जब सब कुछ सेम ही था। लेकिन एक चीज जो कि सेम नहीं थी वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड। आप यही ध्यान रखना बेटा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस तो देता है लेकिन फैलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देते हैं। तो बताइए क्या ये एरोमेटिक है, नहीं। इसका मतलब ये भी टेस्ट देगा और ये भी टेस्ट देगा। इन दोनों में PPT सेम बनता है। कॉपर का ऑक्साइड है तो Cu2O PPT क्या बनता है, Cu2O PPT। दोनों के दोनों में एक जैसा ही है, दोनों में पहला सोल्यूशन सेम है। एक में बस सिट्रिक एसिड आता है, एक में आता है रोशेल सॉल्ट। फैलिंग में आता है रोशेल सॉल्ट, बेनेडिक्ट में आता है सिट्रिक एसिड। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। कार्बोनिल का टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या करता है, सोडियम बाइसल्फाइड सुनने में ही बल्कि लग रहा है, और सुनने में ही बल्कि लग रहा है तो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी है कि सारे के सारे एल्डिहाइड तो टेस्ट देंगे। एल्डिहाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्डिहाइड तो टेस्ट देंगे ही देंगे। अगर मैं यहां कीटोन की बात करूं तो सबसे छोटे कीटोन होते हैं मिथाइल कंटेनिंग। कौन से कंटेनिंग, मिथाइल कंटेनिंग। इसका मतलब ओनली मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल
gives positive test with sodium bisulfite test. एक लौता एक्सेप्शन है मैथिल के केस में, वो है फेनिल COCH3. फेनिल COCH3 ये टेस्ट नहीं देता है, मैथिल होने के बावजूद भी ये टेस्ट नहीं देता है. इसका मतलब सिर्फ एक ये है जो टेस्ट नहीं देगा, बाकी आप अगर इथाइल लगा दो नहीं देगा. एक तरफ मिथाइल होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटे कीटोन में कौन आता है? मिथाइल कंटेनिंग. इसीलिए सारे के सारे एल्डिहाइड ठीक है, कीटोन में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कंटेनिंग कीटोन ही ये टेस्ट देते हैं. तो मुझे बताइए क्या ये एल्डिहाइड है? बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी टेस्ट देगा. अब बात आती है 2,4-DNP टेस्ट. 2,4-DNP का फुल फॉर्म है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन. जितने भी ये हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होती है ना, इनकी खास बात क्या है यहां बता देता हूं मैं. इनकी खास बात क्या है कि कभी भी किसी कार्बोनिल के साथ अगर आपने हाइड्राजीन की रिएक्शन ले ली, अब वो हाइड्राजीन में फेनिल हाइड्राजीन भी हो सकता है, वो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन भी हो सकता है. मतलब आपको रिलीज क्या करना होता है? वाटर. इसका मतलब क्या? ऑल कार्बोनिल, जितने भी कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका मतलब वो सबके सब 2,4-DNP देंगे, चाहे वो बल्कि हो, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो. तो इसमें बताओ सिर्फ हमें क्या देखना होता है? सिर्फ हमें देखना होता है क्या वो कार्बोनिल है या नहीं है. इसका मतलब ये किसका है टेस्ट? टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड. तो देखिए आपने टेस्ट का पूरी तरीके से ये सॉल्व कर लिया. तो आपको क्लियर पता चला कि किस तरीके से आप काफी सारे चार्ट पेपर को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो. ये है रिएक्शन के टाइप जो आपको हमेशा ध्यान आते रहेंगे, जो आपको रिवीजन में हेल्प करते रहेंगे बेटा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला अपने पास टेस्ट आने वाला है, अगला अपने पास चार्ट पेपर आने वाला है. ये बहुत ध्यान से, इसमें ओजोनोलिसिस भी है, इसमें आइडोफॉर्म भी है, इसमें एडिशन रिएक्शन भी है, काफी सारी रिएक्शन है. जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर एकदम. उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा. चलिए आप प्रैक्टिस करें बेटा, पहले आप प्रैक्टिस करें, फुल प्रैक्टिस करें. इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर वे में आपको कहानी क्लियर पता होनी चाहिए कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है और उस रिएजेंट से किस तरीके से हेल्प लेते हुए अपन प्रोडक्ट को बनाएंगे. जो बेस्ट जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड और भी कहानियां आपको पता लगती रहे. जरा फटाफट सॉल्व करिए, जिसमें ओजोनोलिसिस रिडक्टिव कब होता है, ऑक्सीडेटिव कब होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए. चलिए लग जाइए फटाफट लग जाइए बेटा, रुकना नहीं है, एकदम करते रहिए, बस करते रहिए. जेई वालों का वैसे ही रुकने का कोई काम नहीं है भाई. रुक गए मतलब खत्म, कहानी वहीं खत्म हो जानी है, हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से. क्या ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है? और ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसका मतलब ये क्या करेगी? कहीं ना कहीं बॉन्ड को ब्रेक करेगी, ऑक्सीजन ऐड करेगी. क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक बनना चाहिए था साइक्लोहेक्सेनोन और एक बनना चाहिए था बेंजल्डिहाइड, जो कि दूसरा ये बना रखा है. क्या ये ए मुझे मिल चुका है? आगे की कुछ रिएक्शंस आपको दिख रही होंगी, जिसमें है जिंक अमलगम प्लस HCl. जिंक अमलगम प्लस HCl क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया था, क्लेमेंशन रिडक्शन, जो कि कार्बोनिल को CH2 में चेंज करता है. किस में चेंज करता है? कार्बोनिल को CH2 में चेंज करता है. एक और रिएजेंट था बेटा, एक और था, याद करिए, वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन. क्या ये भी कहीं ना कहीं हाइड्राजीन और बेसिक मीडियम में रिएक्शन थी? क्या ये भी कुछ उसी तरीके से कार्बोनिल को क्या करता था? रिड्यूस करता था और कहीं ना कहीं कार्बोनिल को CH2 में चेंज करता था. चलिए तो मुझे बताइएगा, ये क्या साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा? कार्बोनिल के साथ NaOH प्लस I2 कौन सी रिएक्शन है? पहले तो ये पहचानिए कौन सी रिएक्शन है. ये बेसिक मीडियम है, I2 दिया हुआ है यार. बेसिक मीडियम और I2, ये तो आइडोफॉर्म है. आइडोफॉर्म क्या करता है? आइडोफॉर्म सोचिए, आपको बताया था मैंने, अभी समझाया था. कार्बन कंटेनिंग, जो ये मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल है, यही मिथाइल आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता था, CH3 फॉर्म करता था.
और CH3 फॉर्म करने के बाद ही रिएक्शन में जो बचा हुआ पार्ट होता था वो एक एसिड में कन्वर्ट होता था, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वालों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका, ये मैथिल वाला पार्ट तो कहां चला जाएगा? आयोडो फॉर्म में। और बचा हुआ पार्ट HCOO- क्या ये कहीं ना कहीं बच जाएगा? और ये आ गया CH3। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। एक बहुत फेमस रिएक्शन लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट आगे वाले में। आयोडो फॉर्म के साथ सिल्वर की रिएक्शन बहुत फेमस है बेटा, देखिएगा जरा, देखिएगा। C के साथ 3 I है, Ag वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब अगर इसे इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं इससे, तो यार 1 मोल और लेना पड़ेगा, तभी तो वो 3 रेडिकल और 3 रेडिकल डाइमराइज हो पाएंगे, और डाइमराइज होके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर मैं यहां 6 AgI PPT की बात करूं, तो क्या 6 AgI की PPT से ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद ये है रेड हॉट ट्यूब आयरन की, जो कि क्या कराता है? ट्राइमराइजेशन। और ट्राइमराइजेशन का मतलब हुआ 3 मोल का एडिशन। बेटा इथाइन के केस में अगर 3 मोल इस तरीके से ऐड हो जाएं, तो मुझे बताइएगा क्या वो बेंजीन फॉर्म कर लेंगे? क्या फॉर्म कर लेंगे? एक बेंजीन फॉर्म कर लेंगे। तो क्या ये ओवरऑल एक बेंजीन फॉर्म कर लेगी? और बेंजीन फॉर्म होने के बाद अब रिएक्शन हो सकती है, मतलब कहानी में बेंजीन बनवाने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया गया था। एक और रिएक्शन थी जो बेंजीन बनाती थी, याद करो, कहीं तुमने पढ़ी हुई है। एक और रिएक्शन थी जो सीधे एल्केन को बेंजीन बनाती थी, और बहुत तगड़ा ऑक्सीडेशन होता था वहां पर। याद करो, उसे एरोमेटाइजेशन बोलते थे। एल्केन की रिएक्शन थी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में, जिसमें CrO3 के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेते थे, और अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 है तो कहीं ना कहीं टॉल्विन बनता था। लेकिन हाँ, एरोमेटिक रिंग जरूर बनती थी, कुछ ऐसा ही है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी यूज आ सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहां तक मुझे समझ में आ गया कि ये बेंजीन बन चुका है। अब रिएक्शन बेंजीन की चल रही है। बेंजीन का ऑक्सीडाइजेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के 2 तरीके के ऑक्सीडेशन पढ़े हैं आपने, एक 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कि फिनॉल बनाता है, और एक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि एक मैलेइक एनहाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? मैलेइक एनहाइड्राइड। तो ध्यान से जरा देखिएगा क्या क्या बनते हैं। अगर मैं 300 की बात करूं तो यहां बनता है फिनॉल, यहां क्या बनता है? फिनॉल। और अगर मैं F की बात करूं तो यह बनता है बेटा मैलेइक एनहाइड्राइड। ये कुछ इस तरीके से बनता है मैलेइक एनहाइड्राइड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनता है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिनॉल बनता है। याद करिए, ये हैलोजिनेशन प्रोसेस है जो कि बेंजीन के थ्रू Cl को सब्स्टिट्यूट कराएगा, और Cl को सब्स्टिट्यूट कराकर क्या ये क्लोरीन यहां पर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अच्छा, आगे की बात करें, Br2CCl4। याद करो यार, बेंजीन कभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। लुईस एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, याद रखो ये नाम। एक था एसाइलेशन, एक था एल्काइलेशन। क्या ये कहीं ना कहीं Cl को रिमूव करेगा? पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव अपनी बेस्ट पोजीशन पे जाएगा, मतलब कहानी में एक ये पॉजिटिव बनने वाला है या नहीं। और ये पॉजिटिव एज इट इज बेंजीन पे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब जो I बनने वाला है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये बनने वाला है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात करें इसकी, बेंजीन के साथ 2 रिएक्शन तुमने पढ़ी है बहुत तगड़ी। एक है गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, और एक है गटरमान कोच रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है जो कि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, ऐसा रीजन में पूछ लेगा। तो आप CO कोच CO ये क्या करता है? बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करता है। बेंजीन को किस में चेंज करता है? बेंजल्डिहाइड में। सेम रिएक्शन एक और होती है, इसका है HCN HCl।
इसको बोलते हैं गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, और नीचे वाले को बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। ये दोनों ही बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती हैं। अब रिएक्शन ई से शुरू हो रही है बेटा, ई से, ध्यान से देखिएगा आप, ई से आगे रिएक्शन गई है, और ई जो है ना वो फिनॉल है। मतलब अब जो मैं रिएक्शन को समझाने जा रहा हूं, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो मैं फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शन की देना चाहता हूं, जिससे आपका फिनॉल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, लेकिन अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल सब्स्टिट्यूशन तो शो करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा, ब्रोमीन ऑर्थो या पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन ये दो टाइप से होता है बेटा। पहला टाइप ये होता है कि अगर मुझे फिनॉल पे एक ब्रोमो लगाना है तो या तो मैं ले लूंगा Br2CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर इसकी जगह मैं CS2 भी ले सकता हूं। मतलब अगर नॉन पोलर लिया तो ये हमेशा मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन कराता है, और मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन में या तो ऑर्थोब्रोमो लग सकता है या फिर पैराब्रोमो लग सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूट हो जाए, तब उसके लिए मुझे Br2 वाटर लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर कहीं ना कहीं इसे ऑक्साइड माइनस में चेंज करता है, और ऑक्साइड माइनस एक अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि 3 ब्रोमो को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब इस ऑक्साइड माइनस पे अब 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और लास्ट में ऑक्साइड माइनस H ले लेगा। ये कहानी होती है किसकी? ब्रोमीन वाटर के साथ। और ये कहानी किसके साथ होती है? Br2CCl4 या फिर Br2CS2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जरा मुझे बताइएगा, क्या इस फिनॉल के साथ ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर पता चल गई? क्या यहां पर आना चाहिए था 3 ब्रोमो? फिनॉल के साथ क्या लग जाता? 3 ब्रोमो, 1 2 और ये 3। और Br2CCl4 के साथ क्या 1 ब्रोमो लगता? या तो ऑर्थो लगता या फिर क्या लगता? पैरा प्रोडक्ट बनता। यही तो सॉल्यूशन आना चाहिए था। इसका मतलब यहां क्या लग जाएगा? पैरा पे। ये रिएक्शन याद करो बेटा, नेम रिएक्शन है, कहीं तो पढ़ी है बेटा, कहीं पढ़ी है, बहुत तगड़ी रिएक्शन है, फिनॉल से रिलेटेड ही है, फिनॉल से रिलेटेड है, याद करो। क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बहुत तगड़ी रिएक्शन है, दैट इज राइमर-टीमन रिएक्शन। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। कौन सी रिएक्शन थी? राइमर-टीमन। याद करो, फिनॉल की रिएक्शन थी, फिनॉल के साथ मैंने क्लोरोफॉर्म लिया था CHCl3 प्लस KOH, और यहां पर मैंने क्या किया था? कहीं ना कहीं एक डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म किया था। क्या फॉर्म किया था? एक डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन जब फिनॉल के ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हुआ था और लास्ट में उसने क्या किया था? दोनों के दोनों Cl को OH, बेसिक मीडियम है तो दोनों के दोनों OH लग जाएंगे, और एक कार्बन पे 2 OH क्या बना देगा? ये बना देगा। इसका नाम था सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम था? सैलिसैल्डिहाइड। ठीक इसी तरीके से हम सैलिसिलिक एसिड भी फॉर्म करते थे, ठीक इसी तरीके से। यहां 2 Cl थे तो 2 OH आए तो एल्डिहाइड बन गया। सोचो 3 Cl होते तो, मतलब क्या मुझे स्टार्टिंग से 3 लेकर नहीं 4 लेकर चलना चाहिए था? एक तो निकलता है और 3 आके सब्स्टिट्यूट हो जाते, तो क्या रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में होती? ये हो सकता था। अच्छा सोचो, अगर मुझे यहां कार्बोक्सिलिक एक और तरीके से लगाना हो तो मैं यार बेस लेकर O- कर लूं और ऐसा कोई सोर्स लूं जो कार्बोक्सिलिक बना सकता है, और वो सोर्स होता है CO2 बेटा। क्योंकि CO2 पे जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, तो एक बॉन्ड ऐड होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब वो चेंज होता है कार्बोक्सिलिक में। मतलब इसका नाम था कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, जिसमें हम बेस के साथ CO2 लेते थे और H+ लेते थे। बिल्कुल सेम, यहां सैलिसैल्डिहाइड था, वहां सैलिसिलिक एसिड बन जाता। क्या बन जाता? सैलिसिलिक एसिड। मतलब अगर मैं यहां पर मान लीजिए मेरे पास फिनॉल है और इस फिनॉल के साथ मैंने रिएक्शन की है NaOH जो कि H+ ले लेगा, CO2 जो कि ये डीलोकलाइज होगा और इस जगह से फिर अटैक होगा जो कि कार्बोक्सिलिक बनाएगा, और H+ फाइनली रिंग को बनाकर फिनॉल बना देगा। मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड ये बनता है।
इसे कहते थे सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते थे इसको? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की 3 मेजर रिएक्शन जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, वो 3 मेजर रिएक्शन कौन सी है? एक आती है एसाइलेशन के थ्रू। ये नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा। एसाइलेशन का मतलब है एसाइल ग्रुप का जुड़ना, और एसाइल ग्रुप कब जुड़ता है? जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है। तो अटैक कौन करेगा? ये OH, क्योंकि यही लोकलाइज्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से, तो ये बनाता है एस्पिरिन। क्या बनाता है? एस्पिरिन। तो कैसे बनेगा देखिएगा जरा, O पे COCH3 आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एज इट इज लगा रहेगा, कार्बोक्सिलिक एज इट इज लगा रहेगा। इसकी एक और रिएक्शन होती है मिथनॉल और फिनॉल के साथ। एक है मिथनॉल, एक है फिनॉल। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंफॉर्मेशन बेस्ड पे कभी भी किसी कार्बोक्सिलिक की अल्कोहल से रिएक्शन होती है तो हमेशा एस्टर बनता है। हमेशा क्या बनता है? एस्टर। इसीलिए रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन। तो ये करेगा क्या? वाटर रिलीज करता है और कहीं ना कहीं एस्टर फॉर्म हो जाता है। तो मुझे बताओ, क्या जब एस्टर फॉर्म होगा तो ये फॉर्म होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, OH तो एज इट इज लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा यहां पर, और अगर मैं फेनिल का अटैक कराऊंगा तो OH तो है ही, C डबल बॉन्ड OCO फेनिल आ जाएगा। इसका नाम था, एस्टर में 8 आता है। एस्टर में क्या आता है? 8। आप नाम लिखते हो एल्काइल एल्केनोएट, नाम था सैलिसिलिक, तो एस्टर में क्या बनेगा? सैलिसिलेट। क्या नाम बनेगा? सैलिसिलेट। लेकिन किसका सैलिसिलेट है? फेनिल का अटैक किया, वहां मैथिल का किया, तो ये है फेनिल सैलिसिलेट और ये है मैथिल सैलिसिलेट। तो ये कहानी कहीं ना कहीं फॉर्म होती है। तो मिथाइल सैलिसिलेट और फिनाइल सैलिसिलेट फॉर्म होता है। इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट को, और इसको बोलते हैं सैलोल। क्या बोलते हैं इसको? सैलोल। तो ये पूरी एक मिक्स रिएक्शन आ गई जो कि फिनॉल से क्रिएट हुई है। यहीं से अगर सैलिसैल्डिहाइड बनाना हो तो राइमर टीमान रिएक्शन है। अब आते हैं अपने पुराने चार्ट पेपर पे। तो मुझे बताइए, क्या इस जगह पर क्लोरोफॉर्म और बेस राइमर टीमान रिएक्शन है, क्या बन जाएगा? सैलिसैल्डिहाइड OH के साथ CHO, और अगर मैं बेस के साथ COH CO2 प्लस H प्लस ले लूं, ये लिखा हुआ है बेस CO2 H प्लस, तो क्या ये सैलिसिलिक एसिड बनना चाहिए था? क्या बनना चाहिए था? सैलिसिलिक एसिड। और लास्ट में जिंक डस्ट। जिंक डस्ट याद करो, फिनॉल को रिडक्शन, क्योंकि जिंक का मतलब ही क्या है? जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन जहां भी डोनेट होते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। या फिर एक और चीज जो कि रिडक्शन कहलाती है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। इसका मतलब ये जिंक डस्ट फिनॉल को बेंजीन में चेंज कर देता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने ये चार्ट भी पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। ये आपको इंफॉर्मेशन देता जा रहा है बेटा, फुल इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिए। बार बार ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे ना, मैं कह रहा हूं ना, आपको रिलेट करना आ जाएगा और आप कभी डरोगे नहीं रिएक्शन से कि यार यहां से क्या बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है। नहीं, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चार्ट पेपर चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट पेपर अपना आता है, ये बहुत तगड़ा चार्ट पेपर है और बहुत A से लेकर Z तक मैंने इसको बनाया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियरली आपको दिख जाए। इसको बड़ा कर देते हैं अपन, देखिएगा जरा ध्यान से। कुछ इस तरीके से ये अब आया सही, ठीक है। चलिए अब आप आराम से इसको देखिएगा जरा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको अपन थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। सीधा हो गया ये, ठीक है। अब आपको बताना है इसके सारे प्रोडक्ट। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी तरीके से एक एक चीज को अपन सॉल्व करेंगे और जो सीखने वाला पॉइंट होगा उसे सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्ट को लिया है मैंने, बहुत छोटे छोटे पार्ट को, जिससे कि आपको यहां बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो। बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटा। आप फटाफट सॉल्व करिए। बढ़िया कर रहे हो बेटा, बढ़िया कर रहे हो,
बस अच्छा करो, अच्छा करो और अच्छा करो। बस जितना अच्छा कर रहे हो और अच्छा कोशिश करो करने की, और अच्छी कोशिश करो करने की। बस चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, OMDM पढ़ा है, वाटर से रिएक्शन, Br2 वाटर, SdPdBSO4, बर्च रिडक्शन, लिंडलार कैटलिस्ट, ये सब कुछ इसमें एडेड है। हैलाइड एक्सचेंज लगातार दे दिया। देखो अब ये बिल्कुल मिक्स आ गया है जो अभी तक हमने किया है, पूरा पूरा मिक्स पार्ट है बेटा, ये पूरा का पूरा मिक्स पार्ट है। और देखिए आप किस तरीके से पूरे मिक्स पार्ट को कैसे सॉल्व करते हो चार्ट पेपर मेथड से, यही करना है बेटा हमें। चलिए चलिए फटाफट फटाफट आ जाइए। चलिए एक एक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में आते हैं और पहला पार्ट हमें यह बता रहा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। याद करो इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 हटता था, रेडिकल लगता था, सही बात है। CO2 हटेगा, रेडिकल लगेगा, इसका मतलब अगर मैं यहां पर इस तरीके से रिएजेंट लेकर चल रहा हूं, इस तरीके से मैं यहां पर रिएक्टेंट लेकर चल रहा हूं, तो मुझे बताइएगा क्या इस COONA पॉजिटिव को हट जाना चाहिए था और रेडिकल बनाना चाहिए था। उसी तरीके से यहां पर भी इस तरीके से यहां पर CO2 हटना चाहिए था और रेडिकल बनाना चाहिए था। और ये रेडिकल आपस में डाइमराइज करके क्या एक एल्काइन फॉर्म करते या नहीं करते। ये रिएक्शन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा ही तो होना चाहिए था। अब इसी चीज को मैंने यहां पर चार्ट पेपर में सेट किया है, तो क्या मुझे ए पूरी तरीके से ए प्रॉपर वे में समझ में आ गया कि ये एक इथाइन बनना चाहिए था। आगे रिएक्शन करते हैं। याद करो रेड हॉट ट्यूब आयरन की, अभी फेमस पार्ट था, अभी कंप्लीट किया था बेटा अपन ने, अभी जस्ट। तो मुझे बताओ रेड हॉट ट्यूब आयरन की क्या ये कहीं ना कहीं ट्राइमराइज करेगा और ट्राइमराइज करके बेंजीन बना देगा। बेंजीन की दो रिएक्शन, एक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक K2Cr2O7 एरोमेटिक रिएक्शन। बेटा याद करो याद करो याद करो, बेंजोक्यूनोन नाम याद करो, आपको याद आएगा। ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है K2Cr2O7 वाला। तो K2Cr2O7 क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि फिनॉल हो या बेंजीन हो, ये दोनों के केस की बात कर रहा हूं मैं, फिनॉल हो या फिर बेंजीन हो, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट को K2Cr2O7 के थ्रू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में यह फॉर्म करता है एक बेंजोक्यूनोन। क्या फॉर्म करता है, बेंजोक्यूनोन। मैंने कहा ना आपको, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन। इसी तरीके से हाइड्रोजन के टर्म में बात करूं तो हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ये सारी कहानियां यहां पर फुलफिल होती हैं। तो अगर फिनॉल हो तो भी बेंजोक्यूनोन बनेगा, और अगर बेंजीन हो तो भी बेंजोक्यूनोन ही बनने वाला है। इसका नाम क्या है, बेंजोक्यूनोन। ये नाम बेटा ध्यान रखना, बहुत पूछा गया है ये। तो मुझे बताइए, क्या यहां पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की बात तो आपको पता ही है, 300 में फिनॉल बनता है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया आपने, प्रीवियस चार्ट में किया है। और बेंजीन का ऑक्सीडेशन क्या बना देगा, बेंजोक्यूनोन। क्या बना देगा, एक बेंजोक्यूनोन। क्या इस पार्ट को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जरा आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। आगे वाले पार्ट पे आपको यहां पर इसने रिडक्शन बोला हुआ है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, रिडक्शन H2PD के थ्रू। इसने कोई मेटल लिया है, सिर्फ सॉल्वेंट नहीं लिया, मतलब फुल्ली रिडक्शन है, ठीक है भाई। लेकिन इसने 1 मोल ही लिया है। 1 मोल का मतलब क्या है, यहां एक ही जुड़ेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या यहां एल्कीन फॉर्म होगी। अच्छा बात करूं अगर मैं इस जगह की, कि यार जब मैं एल्कीन फॉर्म कर रहा हूं तो इस एल्कीन से पेरोक्साइड इफेक्ट, याद करो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या था, याद करो, क्या पेरोक्साइड इफेक्ट का नाम था खरास्ट इफेक्ट। एक रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड करता था, एक रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यह सॉल्व होता था। क्या यहां पर दोनों ही एक जैसी पोजीशन है, मतलब कहीं भी लगाओ, लेकिन अगर दोनों एक जैसी पोजीशन नहीं होती
तो क्या ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता? इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से क्या मुझे क्लियरली एक बात समझ में आती है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से क्या ये कुछ इस तरीके से ये फॉर्म कर लेता, OH, HBr है तो क्या आ जाएगा, Br। अब आपको कुछ हैलाइड एक्सचेंज मेथड दिख रहे होंगे जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं, और कुछ आपको अटैक करने वाले दिख रहे होंगे जिसमें कहीं कोवेलेंट आता है, कहीं आयनिक आता है। जरा फटाफट इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्या ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है? फिंकलस्टीन मैकेनिज्म में ध्यान से देखिए क्या होता था, SN2 अटैक, आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या ये कहीं ना कहीं आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब हैलाइड एक्सचेंज कर चुका है। नीचे वाली रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है बेटा इसका? स्वार्ट्स रिएक्शन। याद करो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या ये हैलाइड लाट के एक फ्लोरो ग्रुप लग जाएगा। कौन सा ग्रुप लग जाएगा? फ्लोरो ग्रुप। यही तो था स्वार्ट्स रिएक्शन। AgCN याद करिए बेटा, AgCN को याद करिए। कोवेलेंट कैरेक्टर Ag और C के बीच में, अटैक कौन करता था? N। याद करो KCN में CN, AgNO2 में NO2 और KNO2 में ONO। क्या यही कहानी यहां बनने वाली है? इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? NC। KCN है तो क्या बन जाएगा? CN। AgNO2 है तो क्या बन जाएगा? NO2। और KNO2 है तो क्या बन जाएगा? ONO। ये मैंने आपको पहले भी यही बता रखा है, जस्ट प्रीवियस वाले चार्ट पे हमने यही सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है NaNH2 एक्सेस में दिया हुआ है, देन CH3I एक्सेस में दिया, और रिएक्शन इस इथाइन से शुरू हो रही है। अब इस पार्ट को भी समझते हैं। ये एक बार पैसेज में पूछा हुआ है, एडवांस के पैसेज में, अनसीन पैसेज का बहुत माहौल है तो वहां पर ये पूछ लेता है। तो बताइएगा जरा, NaNH2 क्या ये बेस है? अच्छा, बेस क्या करता है? बेस एसिडिक एच लेता है। ठीक है भाई। अच्छा, एसिडिक एच कहां से लेगा? जिसकी EN 3.0 से ज्यादा होती है उनके पास एसिडिक एच होता है। यही कहानी है। तो क्या ये इथाइन के पास जो ये H लगे हुए हैं, क्या एक्सेस में रिएक्शन होगी तो ये H भी चला जाएगा और ये H भी चला जाएगा? तो कहानी में क्या होता है मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं। कहानी में ऐसा होता है कि जब मैं इथाइन के साथ रिएक्शन कराता हूं, किसकी? NaNH2 की, तो NH2 माइनस एक बेस है Na प्लस, NH2 माइनस एसिडिक एच लेगा, क्या बनाएगा? नेगेटिव। ठीक उसी तरीके से जब ये H इस वाली पोजीशन से लेगा तो यहां पर भी क्या बना देगा? नेगेटिव। मतलब फाइनली आपके पास कितने नेगेटिव बनने वाले हैं? 2 नेगेटिव। ठीक, अब ये 2 नेगेटिव क्या करते हैं? अब ये 2 नेगेटिव को आपने CH3I दे दिया है एक्सेस में। क्या ये न्यूक्लियोफाइल हो गए और ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अब ये अटैक करके CH3 जोड़ सकता है दोनों तरफ, और जब दोनों तरफ जुड़ेगा तो बताओ क्या ये ब्यूटाइन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? ब्यूटाइन। यहां तक की रिएक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये है NaNH2 का सॉल्विंग मेथड कि NaNH2 किस तरीके से रिएक्शन करता है, किस तरीके से आप NaNH2 के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। ये कहानी यहां बताई गई है। चलिए जरा प्रीवियस में देखते हैं। तो मुझे बताइएगा क्या ये C बनना चाहिए था 2 ब्यूटाइन? यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं जरा इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो पार्ट गिवन है, क्योंकि ये सब कुछ किससे रिलेट कर रहा है? ये सब कुछ रिएक्शन कर रहा है 2 ब्यूटाइन से। याद करो, सोडियम लिक्विड अमोनिया और H2PdBSO4 दोनों एक जैसे रिडक्शन थे, पार्शियल रिडक्शन बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? पार्शियल रिडक्शन। एक में बनता है बेटा ट्रांस एल्कीन, और लिंड-लार्ड कैटलिस्ट में बनता है सिस एल्कीन। ट्रांस किस में बनता है? बर्च रिडक्शन में, और सिस किस में बनता है? लिंड-लार्ड कैटलिस्ट पे। इतना फेमस है ये कि आपको क्लियरली पता लग गया होगा किस तरीके से ये प्रोसीजर करता है, किस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, किस मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं। आपको याद है ये जो जब भी कभी सॉल्वेंट लिया जाता है ना, हमेशा रिडक्शन कैसा होगा? पार्शियल रिडक्शन होगा, कभी फुल्ली रिडक्शन कभी नहीं होगा। ये खास बात है इसकी। तो कभी भी फुल रिडक्शन नहीं होता, हमेशा क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन होता है। तो मुझे बताइए एक में क्या बनेगा? ट्रांस 2 ब्यूटीन, और एक में क्या बनेगा? सिस 2 ब्यूटीन। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो मुझे बताइएगा
जस्ट आगे वाले में अगर मैं इस सिस की जगह पर रिएक्शन में अब मैं ले रहा हूं हॉट KMnO4, याद करिए ओजोनोलिसिस हो रही है, हॉट KMnO4 प्रेजेंट है। हॉट KMnO4 में क्या बनता है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, मैं ये जानना चाहता हूं। सोचिए जरा, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है या ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल सही बेटा, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। जब जिंक प्रेजेंट ना होना तो हमेशा क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और जब जिंक प्रेजेंट हो तो हमेशा क्या करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्योंकि जिंक क्या प्रोड्यूस करता है, जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है बेटा। इसीलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसीलिए जिंक की प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। चलिए, तो मुझे बताइएगा, जब मैं यहां पर फुल्ली ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो बताइए जहां तक ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, क्या वो एसिटिक एसिड बनता, क्योंकि 2 कार्बन एसिटिक एसिड तक ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में देखिएगा जरा, जब यहां पर रिडक्टिव गिवन हो एल्काइन के साथ, 2 रिएक्शन होती है, दोनों आपको ध्यान रखनी है बेटा। अगर मैं कोल्ड KMnO4 करूं या फिर O3 के प्रेजेंस में जिंक और वाटर ले लूं, ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तो ऑक्सीजन जोड़ना है, मतलब 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड तो जुड़ा रहेगा, और जब जुड़ा रहेगा तो क्या ये डाई कीटो फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। और यहां पर क्या होता है, कोल्ड KMnO4 में कहीं ना कहीं 2 बार एडिशन होगा और 2 बार OH आएंगे, 1 मोल दूसरा मोल। बताओ, 1 मोल OH आ गए तो क्या ये वाटर रिलीज कर देंगे, OH आ गए तो क्या ये वाटर रिलीज कर देंगे। मतलब यहां पर भी क्या बनता है, एक डाई कीटो फॉर्म बनता है। क्या बनता है यहां पर, डाई कीटो फॉर्म। तो इस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है वहां पे। तो चलिए आप चार्ट पेपर में वापस आते हैं। क्या ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, इसका मतलब क्या बनना चाहिए था, एक डाई कीटोन बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, एक डाई कीटोन। अब आते हैं Br2 वाटर की प्रेजेंस। एल्कीन के साथ भी रिएक्शन होती है, एल्काइन के साथ भी रिएक्शन होती है। एल्कीन के साथ होती है तो क्या होता है, Br और OH ऐड होते हैं। अच्छा, एल्कीन के साथ ना अगर अल्काइन हो जाए तो भाई 1 मोल की जगह 2 मोल आ जाएंगे, फर्क बस इतना ही है। तो जरा मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं किस तरीके से सॉल्व होता है। अगर मेरे पास कोई एल्कीन है तो एल्कीन में तो मुझे पता है Br और OH मार्कोनिकॉफ एडिशन है, कहां क्या जोड़ना चाहिए आपको पता है। लेकिन अगर मान लो ये एल्काइन होती तो क्या मैं कह सकता हूं कि एल्काइन के केस में पहला मोल आएगा Br और OH, आपको पता है मार्कोनिकॉफ एडिशन में न्यूक्लियोफाइल कहां जोड़ता है और इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ता है, 1 मोल और आएगा। तो क्या ये 2 मोल से वाटर रिलीज होंगे, और वाटर रिलीज होंगे तो मुझे बताइएगा कार्बोनिल के साथ C के साथ 2 ब्रोमो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और यहीं पर क्या है, ब्यूटाइन 2 है तो बस एक और कार्बन लग जाएगा, ये ब्यूटाइन 2 हो गया। एक जैसी मैकेनिज्म है, बस एकदम सिंपल। अगर यहीं पर मान लीजिए मैं OMDM करता तो आपको याद आ रहा होगा OMDM में ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन था, जिसमें हम मार्कोनिकॉफ एडिशन करते थे, H और OH जोड़ते थे। यहां दोनों कार्बन सेम है, कहीं भी जोड़ सकते हो। और अगर मैं यहां HBO करूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो भी यार सिमिट्रिकल है। और जब सिमिट्रिकल एल्कीन या एल्काइन होता है तो सिमिट्रिकल एल्कीन और एल्काइन में मार्कोनिकॉफ एडिशन का कोई वैलिडेशन नहीं, मतलब कुछ भी वैलिड नहीं है। क्यों यार, जब उसको पता ही नहीं है कि कौन स्टेबल कार्बन है कौन अनस्टेबल कार्बन है, तो कहां से प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रही बात। इसका मतलब HBO या OMDMO एक जैसा प्रोडक्ट ही बनना चाहिए। अब आइए यहां पर ब्यूटाइन 2 से रिएक्शन हुई थी, 2 बार Br2 वाटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पर तो कार्बोनिल बन जाएगा और एक पर 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 2 OH से क्या रिलीज होता है, वाटर। तो आपको यह कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं आगे वाले रिएक्शन में। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली चीजें हैं बेटा। यह है कोल्ड KMnO4। अभी मैंने आपको बताया डाई कीटो बनता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक डाई कीटो बन जाएगा। यह है OMDM, यह है HBO। क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम बनना चाहिए, क्योंकि जब
कोई सिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन होती है तो उसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई भी रूल वैलिड नहीं होता है। अब आते हैं बात यहां से, एक है जे के साथ रिएक्शन LMN और एक है के के साथ रिएक्शन OP और Q। चलो ध्यान से बेटा, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में दो तरीके के एडिशन पढ़े थे आपने, एक पढ़ा था आपने एंटी एडिशन और एक आपने पढ़ा था सिन एडिशन। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं किस तरीके से आपने इसको समझा था, समझिएगा जरा। जब मैं सिस की बात करता हूं और सिस में मान लीजिए मैंने यहां पर कोल्ड केमोनोफोर किया और मुझे आइडिया होना चाहिए बेटा, ये हमने थ्योरी में पढ़ रखे हैं कि ये कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है, मतलब सेम साइड जुड़ेगा। और जब सेम साइड जुड़ेगा तो मुझे बताओ क्या ये दोनों वेज पे हो सकते थे और ये दोनों कहां हो सकते थे, डैश पे भी हो सकते थे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में रख रहा हूं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, यही तो होना चाहिए था। मान लो इसके फिशर फॉर्म में बनाता तो फिशर फॉर्म में कार्बन कार्बन तो ये मैथिल मैथिल हो गए ऊपर और नीचे, क्या इन पर आपने OH को ऐड किया था, सेम साइड ऐड किया था या ऑपोजिट साइड, सेम साइड, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सिस की हो रही है। अगर इसी सिस में आपने एंटी एडिशन किया होता, क्या एंटी एडिशन का मतलब होता है जैसे Br2CCl4 जो कि एंटी एडिशन करते हैं, जो कि एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन शो करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपको पता है, बस मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं। तो जब हम एंटी एडिशन करेंगे तो एक Br वेज में आएगा तो दूसरा कहां आना चाहिए, डैश में आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसे फिशर फॉर्म में बनाता तो एक Br तो इस साइड आएगा और एक Br इस साइड आएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सिस फॉर्म में कौन सा एडिशन कर रहा हूं, सिस फॉर्म में मैं एंटी एडिशन कर रहा हूं। यही तो खास बात थी। हमने काफी सारे फॉर्म्स देखे थे यार, नॉन क्लासिकल, फिर बैक अटैक किया था, फिर बॉन्ड टूटा था, रिंग टूटी थी और कहीं ना कहीं ये चीजें ऐड हुई थी। यही तो कहानी थी। अच्छा, इसी कहानी को अगर मैं सिस के साथ ना करके ट्रांस के साथ करता, तो जब मेरे पास ट्रांस एल्कीन होती है ना, तो ये पहले से ही देखो ये ऑपोजिट है। अब ट्रांस में जब तुम सेम साइड जोड़ोगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं यहां पर। जब मैं ट्रांस में एंटी एडिशन करता हूं Br2CCl4, तो बेटा Br2CCl4 जब ऐड होगा ना वेज और डैश में, तो यहां एक टाइप की सिमेट्री आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर मुझे फिशर फॉर्म में बनाना हो तो फिशर फॉर्म का मतलब भी होता है कि उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब सेम साइड होने चाहिए बस। तो यहां पर भी चीजें सेम साइड जुड़ी, यहां पर भी चीजें सेम साइड जुड़ी, लेकिन सिस है, सिन एडिशन है तो सेम साइड आ रहा है बेटा। और ये एंटी है, ट्रांस के साथ एंटी एडिशन है तो क्या आ रहा है, सेम साइड आ रहा है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां आएगा। एक मैं आपको स्टोरी बता देता हूं, CAR, सिस के साथ एंटी एडिशन हो तो हमेशा क्या बनता है, रेसमिक बनता है। हमेशा क्या बनता है, रेसमिक। रेसमिक का मतलब एक ही चीज ध्यान रखना, ऑपोजिट। कहां जोड़ना है आपको, ऑपोजिट जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखियो। और ऐसे ही सिस हो गया तो सिस के साथ ट्रांस, ट्रांस के साथ एंटी करोगे तो रेसमिक तो नहीं बनेगा, क्या बनना चाहिए, दूसरा वाला मीजो। और इसीलिए मीजो को मैं बोलता हूं सेम साइड। क्या बोलता हूं, सेम साइड। जरा चेक करते हैं इसको। सिस के साथ एंटी एडिशन में रेसमिक का मतलब क्या बताया था, ऑपोजिट साइड। सिस के साथ एंटी एडिशन ऑपोजिट साइड। कार, कार याद रखो बस, सिस एंटी रेसमिक। सिस का कर दो ट्रांस, एंटी का एंटी है तो रेसमिक तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मीजो। मीजो का मतलब क्या बोला, सेम साइड। ट्रांस एंटी मीजो सेम साइड। देखो आप, मतलब एक बेसिक सा रूल है, CAR, कार याद रखो आप। अब इसी से मैं सिन एडिशन भी बना सकता था। देखो कैसे, सिस के साथ अगर एंटी है तो रेसमिक बनता है, सही है। तो सिस के साथ सिन में क्या बनेगा, रेसमिक तो नहीं बनना चाहिए, वो तो एंटी के साथ बन चुका है, मीजो बनेगा। ट्रांस के साथ एंटी है तो वो रेसमिक तो नहीं बनेगा क्योंकि बन चुका है, मीजो बनेगा। ट्रांस के साथ सिन है, मीजो तो नहीं बनेगा क्योंकि बन चुका है, क्या बनेगा, रेसमिक। मतलब एक याद रखो आप, CAR, और आप चारों बना लोगे। और चारों में क्योंकि पूछता आपसे फिशर फॉर्म ही है,
पूछता आपसे पूरी तरीके से फिशर फॉर्म ही है, इसीलिए आपको क्या करना है, फिशर फॉर्म ड्रॉ करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या मुझे पता है कि ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में है, पर एसिड है, पर एसिड होता है एंटी एडिशन, कोल्ड कैमरोफोर सिन एडिशन, Br2CCl4 एंटी एडिशन। याद करिए ये सिस है, CAR रेस्मिक बनेगा, तो CAR में रेस्मिक बन रहा है तो सिन में क्या बनेगा, मीजो, सिंपल। CAR में रेस्मिक मतलब सिंपल है, यहां OH, ये मैं बना देता हूं, OH आता है तो कहां आ जाएगा, ऑपोजिट साइड, बाकी सब कुछ वैसा ही है, C और C। ये मीजो है, क्योंकि मीजो आएगा तो OH कहां आना चाहिए, सेम साइड, ये C और C हो गया। और इसी तरीके से एंटी में क्या आना चाहिए, Br और Br, लेकिन CAR रेस्मिक मतलब ऑपोजिट, मतलब HHCC। ठीक इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांस है, याद करो, ट्रांस सिस के साथ एंटी में रेस्मिक था, तो ट्रांस के साथ एंटी में क्या आएगा, मीजो। ठीक उसी तरीके से सिस के साथ सिन में मीजो है, तो ट्रांस के साथ सिन में क्या आएगा, रेस्मिक। इन चार का याद रखो और इनका यूज करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो चलिए, पर एसिड, क्या ये ट्रांस है, एंटी है, तो मीजो बनना चाहिए, दिख रहा है मुझे, मीजो का मतलब क्या होता है, सेम साइड। ट्रांस है, सिन एडिशन है, रेस्मिक बनना चाहिए, और रेस्मिक का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, OH और OH, HHCC। ट्रांस के साथ एंटी एडिशन में क्या बनना चाहिए, मीजो, मीजो का मतलब सेम साइड, अभी देखा था अपन ने, C Br Br HH। तो ये इस तरीके से अपन ने पूरे चार्ट पेपर को सॉल्व कर लिया। ये है A से Z टेक्निक, कि हाँ आप आराम से चीजों को सॉल्व करो, सीख सीख के सॉल्व करो। जो नहीं आता ना, आप उसको सीखने की कोशिश करो यार, जो आता है वो तो आपसे होगा ही होगा। ये टाइम ऐसा ही है बेटा, ये टाइम बिल्कुल ऐसा है, मतलब आपके दिमाग में खलबली चलना लाजमी है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यार खुद को खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, आपको खुद से खुद को बेहतर बनाने की, और आप हमेशा एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, और फिर देखिए आप सब कुछ अच्छा होगा बेटा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमने चार्ट पेपर मेथड से कैसे सॉल्व किया ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक बहुत अच्छे पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करती है, और वो है स्टेप्स आपको बताने होंगे। आपको ये सोचना होगा कि वो कहाँ से फॉर्म हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए। इससे एक फायदा ये होता है बेटा कि हम रिएक्शंस को सोच पाते हैं कि यार ये ऐसा हो जाए ना तो ये रिएक्शन हो सकती थी, ये ऐसा रिएक्टेंट होता ना तो ऐसा प्रोडक्ट बन सकता था। मतलब ये आपको रिएजेंट विद रिएक्शन तक आपको पहुंचाता है। ये बहुत बड़ी हेल्प है बेटा, इसीलिए हम नेक्स्ट अब लेकर आए हैं, आपको बताने हैं सारे के सारे स्टेप्स। अब ध्यान से जरा, बहुत फेमस क्वेश्चन लेके आया। पहला क्वेश्चन ही आपको बहुत जोरदार लगने वाला है। सोचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सोचते हैं। आप इसको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचो कि क्या होना चाहिए था, कैसा क्या सॉल्व करना चाहिए था, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, ये आपको देखना होगा। चलिए यार, एक कार्बन से तुम 6 कार्बन ले आए हो, मतलब कहां से आया होगा ये 6 कार्बन, बेंजीन कैसे फॉर्म हुई होगी। तो मेरे दिमाग में एक कहानी फुल बैठ रही है कि बेंजीन तब फॉर्म होती है जब इथाइन को ट्राइमराइज किया जाता है, जब इथाइन को पॉलीमराइज किया जाता है रेड हॉट ट्यूब आयरन की। लेकिन वो तो इथाइन को किया जाता है, यहां तो सिर्फ मीथेन है। मतलब अगर मैं मीथेन से इथेन बना लूं तो इथेन से इथाइन सोचना होगा, यही तो सोचना चाहिए, यही तो प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा, एक कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया तुमने, क्या तुमने कहीं ना कहीं एक और एक को जोड़ा होगा तभी तो 2 कन्वर्ट हुए होंगे। और जोड़ने का काम करता है वुड्स रिएक्शन, जो रेडिकल बनाता है। याद आया आपको? अब रिएक्शन समझ में आ गई कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। अगर मैं इस CH4 को सबसे पहले स्टेप में Cl2H- कर देता, क्योंकि बिना एल्काइल हैलाइड के कभी भी वुड्स नहीं हो सकती, बिना एल्काइल हैलाइड के कभी भी वुड्स नहीं हो सकती। क्या ये वुड्स रिएक्शन हो गई? अगर मैं इस वुड्स रिएक्शन में Na ड्राई ईथर कर दूं तो क्या आपको क्लियरली दिख रहा है Na ड्राई ईथर में ये CH3 रेडिकल
दूसरा CH3 रेडिकल कहीं ना कहीं इस तरीके से C2H6 बनाएगा या नहीं बनाएगा, बताइए। अब चलो मीथेन से इथेन तक पहुंच गए तुम, अब तुम्हें इथेन से इथाइन सोचना है यार। इथाइन सोचने का मतलब इथाइन कब बनती थी, जब काफी सारे हैलाइड हो और हैलाइड टूट जाए तो इथाइन बन जाती थी। चलो ये भी समझ में आ गया, लेकिन हैलाइड लाऊं कहां से, तो फिर से क्या कर दो, Cl2H, जिससे कि क्या बन गया, Cl। और अब बना दो एल्कीन, क्योंकि एल्कीन अगर तुमने बना दी ना एल्कोहलिक KOH से, क्योंकि यार एल्कीन नहीं बनाओगे तो दो हैलाइड नहीं जोड़ पाओगे, और दो हैलाइड नहीं आएंगे तो HX दो डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, मतलब इथाइन नहीं आएगी। इसीलिए मैंने क्या किया, एल्काइन के पहले एल्कीन बनाया, क्योंकि यार एल्कीन ना तुमको एल्काइन तक पहुंचा देगी। कैसे, अब तुम कर दो यहां पर Br2CCl4 कर दो, Br2CCl4 कर दो, और Br2CCl4 से एक बात समझ में आती है कि यहां दोनों जगह क्या जुड़ जाएंगे, दोनों जगह ब्रोमीन और ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। और जब दोनों जगह ब्रोमीन और ब्रोमीन जुड़ गए, अब कर दो एल्कोहलिक KOH, और जैसे ही एल्कोहलिक KOH करोगे, अब क्लियरली पता है ये रहा H, ये रहा H, एक बार ये HX, एक बार ये HX, और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, एक एल्काइन। और एल्काइन से बेंजीन कैसे बनाते हैं ये हमें पता है, क्या कर दें, रेड हॉट ट्यूब, वो भी किसकी, आयरन की, रेड हॉट ट्यूब किसकी, आयरन की। तो ये क्या बना देगा, ट्राइमराइज करके बेंजीन बना देगा। ये हमने सीख रखा है, अभी सीखा था। लेकिन यार बेंजीन पे अब OH लगाना है, क्योंकि तुम्हें फिनॉल बनाना है ना। बेंजीन तक तो अब क्लियर हो गया कि बेंजीन कैसे बनाते हैं, मीथेन से इथेन, इथेन से इथीन, इथीन से इथाइन, और फिर बेंजीन बन गया। बेंजीन मतलब बेंजीन तो तुम हमेशा बना सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यार OH जोड़ना है, कुछ तो करते थे, याद करो, कोई रिएक्शन याद करो, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट बनता था, वाटर के थ्रू OH लगता था। लेकिन डाइजोनियम कब बनेगा, जब NH2 होगा, और डायरेक्ट NH2 तो जुड़ता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट NO2 जुड़ता है। तो अगर मैं NO2 को जोड़ के उसे रिड्यूस करा दूं, तो क्या NO2 का रिडक्शन NH2 होता है, और जैसे ही NH2 आ जाएगा, अब तो सारी कहानी दिख रही है, डाइजोटाइजेशन देन वाटर। हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। इसका मतलब मुझे इसके बाद करना चाहिए था नाइट्रेशन प्रोसेस। क्या करना चाहिए था, नाइट्रेशन। याद करो, H2SO4 प्लस HNO3, क्या यही बेंजीन पे नाइट्रेशन करता है, और एक बार नाइट्रेशन कर दिया तो क्या लग जाएगा, NO2, और NO2 को रिड्यूस कर दो, स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलते थे इसको, स्टेफन रिडक्शन। और एक बार आपने रिड्यूस कर दिया, ये क्या बन गया, एनिलीन। अब कहानी में बिल्कुल क्लियरली है, NaNO2 प्लस HCl और प्लस वाटर। ये पहले बना देगा N2 प्लस Cl माइनस, और एक बार N2 प्लस Cl माइनस आ गया तो N2 प्लस Cl माइनस को हटाकर वाटर लगा के OH जोड़ सकते हो। मतलब कहानी में काफी सारे स्टेप थे, जिसमें मेजर पार्ट ये था कि आप पहले इथीन बना लें, और एक बार आपने इथीन बना लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किस तरीके से आपने आगे के प्रोसीजर सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे आपको बेंजीन पे 3 ब्रोमो लगाने हैं। यार 3 ब्रोमो हेलोजन तो नहीं लगा सकता, हेलोजन तो पहले डीएक्टिवेट कर रहा होगा, दूसरा ब्रोमो कहां से लगाओगे, तीसरा कहां से लगाओगे। तुमने लगाया हुआ है, तुमने फिनॉल में 3 ब्रोमो लगाया Br2 वाटर के थ्रू। तो जब फिनॉल में लग सकता है तो एनिलीन में भी लग सकता है। अच्छा, एनिलीन कैसे लगाओगे, NH2 लाना पड़ेगा, और NH2 अभी लाके दिखाया था तुमने। NO2 ले आओ और NO2 का क्या कर दो, रिडक्शन। मतलब मैं यहां पर अगर स्टेप लिखना चाहूं तो जरा स्टेप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यहां पर स्टेप लिखे जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर सबसे पहला काम यह कर दूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम यह कर दूं मैं कि ये रही बेंजीन, मैं इस बेंजीन पे नाइट्रेशन कर दूं HNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में। क्या हो गया, नाइट्रेशन NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
और NO2 का रिडक्शन कर दूं NH2 में, जो कि क्या करता है, स्टेफन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देगा, रिड्यूस होगा और NH2 में चेंज हो जाएगा। और NH2 के थ्रू अगर मैं Br2CCl4 लेके 3 ब्रोमो जोड़ दूं तो क्या वो 3 ब्रोमो भी ऐड हो जाएंगे? और जैसे ही मैंने 3 ब्रोमो ऐड किए, अब बताओ मुझे इस NH2 को हटाना है। वही सेम काम बेटा, NaNO2 प्लस HCl डाइजोटाइजेशन, और देन आपको H लगाना हो ना, आप हमेशा यूज करो H3PO2 या फिर एथेनॉल। बहुत फेमस है बेटा, ये क्या देते हैं, ये हमेशा H देते हैं। तो पहले क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, और N2 प्लस Cl माइनस से ये रहे 3 ब्रोमो। अब तुम N2 प्लस Cl माइनस को हटा दो और एक H लगा दो। H यहां से आता है H3PO2 या फिर एथेनॉल। तो यहां पर क्या लग जाएगा, तीनों ब्रोमो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। तो एक सोचने का तरीका यह आता है कि अगर कुछ भी लगाना हो ना, तो NH2 लगा के तुम उसको हटा सकते हो और NH2 की हेल्प से तुम जोड़ सकते हो सब कुछ। तो यही काम मैंने यहां किया है, यही काम मैंने यहां किया है बेटा, और इसी काम से मैंने ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए तीसरे पे चलते हैं। CH3 है, NO2 है, अगर तुमने NO2 को जोड़ दिया तो फिर CH3 मेटा पे आना चाहिए था। इसका मतलब पहले CH3 जोड़ो और फिर NO2 जोड़ दो, जिससे वो कहां पे आएगा, ऑर्थो या पैरा पे। अच्छा, CH3 कैसे जोड़ोगे, बेंजीन पे, एल्काइलेशन। तो यहां तो स्टेप बिल्कुल सिंपल हो गया, CH3Cl प्लस AlCl3, ये क्या जोड़ देगा, CH3। और अब जोड़ना है नाइट्रेशन, तो पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में आप क्या कर दो, HNO3 प्लस H2SO4, जिसको बोलते हो मिक्स एसिड। क्या बोलते हो इसको आप, मिक्स्ड एसिड। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ पे आपने क्या किया है यार, आपने एक एसिड बनाया, एक अल्कोहल बनाया है। यार एसिड भी बने और अल्कोहल भी बने, कुछ तो अलग किया होगा आपने, कुछ तो बिल्कुल डिफरेंट किया है। एसिड भी बन रहा हो, अल्कोहल भी बन रहा हो, ये तो कैनिजारो में होता था, और कैनिजारो में दोनों एल्डिहाइड होते थे, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाता था, एक रिड्यूस हो जाता था। यार बेंजीन को एल्डिहाइड में ग्लाइऑक्सल में कैसे चेंज करूं? ओ भाई साहब, पहला स्टेप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक बार आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दी तो बताइए क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद आपको याद आ रहा है, ग्लाइऑक्सल मिलता था, बॉन्ड तोड़ा OO, बॉन्ड तोड़ा OO, ये देखिए क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। और ग्लाइऑक्सल को क्या कर दो, कैनिजारो, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, यही बन जाएगा। मतलब 2 स्टेप की कहानी में पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इस तरीके की टेक्निक, इस तरीके के रिएक्शंस आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, तब जाके ये सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट में आता है अपने पास किस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करना है। ये है अपने पास 5, 6, 7, 8, 7 3 क्वेश्चन है। तीनों को बहुत अच्छे से सोचिए बेटा, पहले बहुत ही अच्छे से सोचिए किस तरीके से रिएक्शन होगी, किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, बहुत ध्यान से। Br लगाना है, वो भी टर्मिनल पे। यार Br तो तुम लगा सकते हो, ब्रोमिनेशन करके लगा सकते हो, लेकिन वो तो मेजर बनेगा, मेजर तो 2 पे लगना चाहिए, 1 पे तो लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ यही बनना चाहिए। तो यार जब भी कोई किनारे वाली कहानी हो ना, हमेशा यूज किया करो पेरोक्साइड इफेक्ट, हमेशा हेल्प करेगा तुम्हें। और पेरोक्साइड की खास बात पता है क्या है, पेरोक्साइड की खास बात यह है कि पेरोक्साइड इफेक्ट में हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे हैलाइड आता है। अच्छा, पेरोक्साइड लेकिन एल्कीन के साथ होती है, और एल्कीन बनाने के लिए तुम्हें हैलाइड तो जोड़ना ही होगा। तो इसमें स्टेप क्या हो सकते थे, जरा देखिएगा। सबसे पहला स्टेप आप करते Br2H-, जिससे क्या बनता, जिससे बनता 2 ब्रोमो, मेजर बता रहा हूं। देन कर दो अल्कोहलिक KOH, लेकिन अगर तुमने अल्कोहलिक KOH कर दिया तो बीच वाली एल्कीन आ जाएगी। कुछ ऐसा करो किनारे वाली एल्कीन बने, कुछ ऐसा सोचो। तुमने पढ़ा है बेटा, E2 रिएक्शन में पढ़ा है, बहुत सही बेटा, बल्कि बेस, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बता रहे हो आप। बल्कि बेस मतलब मुझे क्या लेना चाहिए, बल्कि बेस के साथ हीट, क्योंकि बल्कि बेस के साथ हीट जब भी तुमने ली है ना, तुमने हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट पाया। तो क्या तुम्हारे पास ये बन जाएगा। और तीसरे स्टेप में अब तुमको दिख रहा होगा HBr R2O2,
और जैसे ही तुमने HBr2O2 किया, अब ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा और फाइनली तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आई? अगर मैं यहीं पर 2 ब्रोमो करता तो यहीं से बन जाता। मैंने एल्कोहलिक केवेज क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि एल्कोहलिक केवेज किनारे वाली एल्कीन नहीं देती, मेजर एल्कीन बीच वाली बनती है, ZF। अगर मुझे टर्मिनल एल्कीन चाहिए, मुझे ऐसा बेस लेना चाहिए जो 1 डिग्री से H ले सके, दैट इज बल्कि बेस, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये वो केस था। यहां से वो रिएक्शन क्या हो जाती है? प्रोसीड हो जाती है। चलिए 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th में बेंजीन बना दी फिर से। मतलब बेंजीन कैसे बनी होगी? तुम सोचो कैसे बनी होगी बेंजीन। बेंजीन बनने का एक ही मेथड है, एल्काइन। और एल्काइन कैसे बनती है? वो है एक मेथड, वो है एल्कीन। एल्कीन पे 2 ब्रोमो जोड़ दो, फिर HBr कर दो। तो क्या ये प्रोपाइन से बनाना चाहो तो कैसे बनेगा जरा देखिएगा। सबसे पहले करो Br2H-, क्योंकि Br2H- से जो बनेगा वो बनेगा ये 2 ब्रोमोप्यूटेन। फिर करो आप एल्कीन। एल्कीन में आप एल्कोहलिक केवेज ले लो, जिससे कि आप एल्कीन बनाने के बाद 2 ब्रोमो जोड़ सको। और 2 ब्रोमो जोड़ने का तरीका ये Br2CCl4 था। अब जैसे ही तुमने Br2CCl4 से Br जोड़ लिया, अब कहानी क्लियर हो गई। अब फिर से कर दो एलिमिनेशन एक्सेस में, और जैसे ही एक्सेस में करोगे, एक HBr, दूसरा HBr, और अब कर दो रेड हॉट ट्यूब आयरन की। क्योंकि अब जब तुमने आयरन की रेड हॉट ट्यूब की, अब ये ट्राइमराइज होंगे। तो देखो, इनसे तो बेंजीन बनती थी, सब कुछ ऑल्टरनेट पे मैथिल आएगा, और ऑल्टरनेट पे मैथिल आएगा, इसका मतलब ये बनता है मैसेटिलीन। बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैसेटिलीन। इस तरीके से ये टाइमराइज होएगी, और 3 मोल अगर इसके ऐड होंगे तो क्या बना लेगा? ये मैसेटिलीन बना देगा। तो 6th क्वेश्चन में अपना इजीली हो जाता है। चलिए 7th क्वेश्चन में आते हैं, 7th को सॉल्व करते हैं। 7th में कार्बोक्सिलिक कैसे जोड़ोगे यार? कार्बोक्सिलिक कैसे जोड़ोगे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक जोड़ने का मेथड क्या था? क्या था कार्बोक्सिलिक जोड़ने का मेथड? याद करो। कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक पे कहीं तो लगती थी, कोई तो रिएक्शन करते थे तुम। बिल्कुल सही, हॉट KMnO4, हॉट KMnO4। लेकिन हॉट KMnO4 तो तब यूज होगा जब 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, और एल्काइल ग्रुप तुम बेंजीन पे जोड़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड एल्काइलेशन। मतलब पहला तुम्हें लेना चाहिए CH3Cl AlCl3, तो क्या बन जाएगा? टॉल्विन। और एक बार तुमने टॉल्विन ले लिया, फिर से ले लो CH3Cl, क्योंकि अब ऑर्थो या पैरा पे जुड़ सकता है, और ऑर्थो या पैरा पे जुड़ सकता है, इसका मतलब CH3Cl से क्या वो दूसरी बार ऑर्थो पे जोड़ लेगा। और जब एक ऑर्थो पे जुड़ गया है, अब कुछ भी नहीं, अब है हॉट KMnO4। क्योंकि हॉट KMnO4 क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइल को पूरी तरीके से कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देता है। पूरी तरीके से किस में चेंज कर देता है? कार्बोक्सिलिक में। ये है आपका प्रोडक्ट। और इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो आपने समझा कि किस तरीके से रोड मैप सॉल्व करना है और किस तरीके से ये स्टेप वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन मैं यहां लेकर आया हूं, और आपने अगर दोनों स्टेप ये सही कर लिए ना, तो आप रिएक्शन में भूलने वाली चीज कम हो जाएगी, आपकी भूलने वाली आदत कम हो जाएगी, आप बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यही मोटिवेशन था मेरा, यही मोटिवेशन एक लेकर आया था मैं। ठीक है, आप मोटिवेट रहो। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, बाकी हम यहां लगे हुए हैं आपके लिए पूरी तरीके से, किसी भी हाल में कैसे भी आपके लिए बस लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को फुल मोटिवेट रखो। ठीक है, मेरा मोटिव यही था कि आपको सिर्फ सिखाऊं, मैं यहां पर एक रिएक्शन के तरीके को सिखा सकूं। हर एक तरीका सही है यार, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो रिएक्शन सिखा कर जाते हैं, वो हैं ये तरीके। तो आप आराम से बढ़िया से एकदम पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेकर आपके लिए और धमाल करते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।